कहानी शुरू होती है एक ऐसी अर्थ से जो बिल्कुल हमारी जैसी है, लेकिन एक दिन अननोन कॉस्मिक रेज ने इस दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। ट्रीज और एनिमल्स इवॉल्व होकर ऐसे जीवों में बदल गए जिन्हें इंसानों ने नाम दिया फैंटम बीस्ट्स। धीरे धीरे ये फैंटम बीस्ट्स इंसानी सोसाइटी में घुल मिल गए और इंसान खुद उनके बीस्ट मास्टर्स बन गए जो उन्हें कंट्रोल करते हैं और उनसे बॉन्ड भी रखते हैं। इस नए सिस्टम को मैनेज करने के लिए अगले महीने एक क्वालिफिकेशन एग्जाम रखा गया है। कई लोग इस बदलाव को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं। हर जगह सिर्फ फैंटम बीस्ट्स की बातें हैं, कैसे वो इवॉल्व करते हैं, कैसे कुछ तो सिर्फ इमोशंस अब्सॉर्ब करके इवॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हर कोई इस चेंज से खुश नहीं है। वहीं है ली वुइन, 18 साल का लड़का जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि अपनी बीमार बहन के इलाज के लिए पैसे कमा सके। लेकिन अब हालात आसान नहीं रहे। ज्यादातर जॉब्स फैंटम बीस्ट्स ने ले ली हैं। जो लोग बीस्ट मास्टर्स नहीं हैं उन्हें बस वही लो लेवल काम मिलता है। वो इनके पास भी सिर्फ एक ऑप्शन था, फैंटम माइनर बनना। फैंटम माइनर का काम बहुत रिस्की और एग्जॉस्टिंग होता है। उन्हें फैंटम बीस्ट्स के सीक्रेट रिल्म्स में जाकर अलग अलग एट्रीब्यूट्स वाले ओर्स निकालने पड़ते हैं। ये ओर्स बहुत वैल्यूबल होते हैं क्योंकि इन्हीं से फैंटम बीस्ट्स को अपग्रेड किया जाता है। लेकिन आयरनी ये है कि जो लोग अपनी जान पर खेलकर ये ओर्स निकालते हैं उन्हें बेयरली लिविंग वेज मिलती है। फैंटम बीस्ट्स न सिर्फ ज्यादा मेहनती हैं बल्कि दिखने में भी क्यूटर हैं। जैसे वो छोटा सा फरबॉल जो सड़क किनारे के स्टॉल पर खाना बना रहा था जहां वुइन ने 2 मीट बन्स लिए थे। सोचो जरा, इतने बालों वाला जानवर खाना बना रहा है लेकिन फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि वो क्यूट है। बस वही मैटर करता है। तभी पीछे से कोई आवाज लगाता है, ओल्ड मैन वोंग। वो शख्स जो शुरू से ही वुइन का ख्याल रखता आया है, ऑलमोस्ट लाइक अ फादर फिगर। वो वुइन को उस गंदे स्टॉल वाले खाने की जगह फैंटम बीस्ट रेस्टोरेंट से फ्रेश खाना देता है। लेकिन वहां मौजूद कुछ वर्कर्स को यह बात पसंद नहीं आती। उन्हें लगता है वुइन कमजोर है, कम काम करता है, लेकिन उतनी ही मजदूरी लेता है। मगर ओल्ड मैन वोंग चुप नहीं रहता। वो उन्हें याद दिलाता है कि वुइन यहां मजे के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन के इलाज के लिए काम कर रहा है। वो अब भी यंग है और शायद एक दिन बीस्ट मास्टर भी बन सकता है। वुइन को बुरा लगता है लेकिन वो जानता है कि बहस से कुछ हासिल नहीं होगा। वो बस कहता है, मैं आज और मेहनत करूंगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता लेकिन माहौल शांत हो जाता है। कुछ देर बाद वहां आता है बीस्ट मैस ऑफिसर, एक स्लीवलेस टक्सीडो पहने आदमी जिसका चेहरा साफ बता रहा था कि उसे किसी की नॉनसेंस सुनने का टाइम नहीं है। वो बिना कुछ बोले हाथ उठाता है और अपनी माना से पोर्टल एक्टिवेट कर देता है। अब पोर्टल मॉर्टल्स के लिए खुल चुका था। ऑफिसर सबसे पहले अंदर जाता है, फिर बाकी सब उसके पीछे फॉलो करते हैं। दूसरी तरफ पहुंचते ही सब अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जिन वर्कर्स ने पहले वुइन से झगड़ा किया था वो पैटी हरकत करते हैं। वो जानबूझकर ओल्ड मैन वोंग और वुइन को पैर कर देते हैं, जैसे कह रहे हों, अगर इतना दुलार है तो साथ साथ काम भी करो। वुइन के अंदर गुस्सा भड़क उठता है। वो कुछ कहने ही वाला होता है कि ओल्ड मैन वोंग उसका कंधा पकड़कर कहता है, छोड़ दे बेटा, कभी कभी चुप रहना भी समझदारी होती है। अब दोनों उस अंधेरे रेल्म के अंदर बढ़ते हैं जहां आगे क्या होने वाला है वो कोई नहीं जानता। ली और वुइन ने उस दिन को बस एक नॉर्मल वर्क डे की तरह लिया और काम में जुट गए। लेकिन जैसे बाकी वर्कर्स ने कहा था, 1 घंटे के अंदर ही वुइन का शरीर जवाब देने लगा। उसके हाथ दर्द कर रहे थे, पैर भारी हो चुके थे और हर सांस पहले से ज्यादा भारी लग रही थी। पर वो उन कमीने लोगों को सही साबित नहीं करने वाला था। वो खुद को और पुश करने ही वाला था कि तभी गुफा के अंदर से एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तीखी कि सुनते ही दिल बैठ जाए। वो कोई नॉर्मल चीख नहीं थी और जो भी उसे निकाल रहा था वो कुछ अच्छा नहीं था। बिना किसी झिझक के दोनों उस आवाज की डायरेक्शन में दौड़े। पर जब पहुंचे तो दोनों वहीं जम गए। उनके सामने खड़ा था उनका सुपरवाइजर, वही स्लीवलेस आदमी, और उसके सामने उसकी बीस्ट जो वर्कर्स को नोच नोच कर खा रही थी। उसके दांत खून में डूबे थे। पर सबसे डरावनी बात, उस आदमी के चेहरे पर कोई डर, गुस्सा या पछतावा नहीं था। वो बिल्कुल काल्म था, जैसे
ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा हो। बाकी लोग ये नहीं समझ पाए। उन्हें लगा बीस्ट ने कंट्रोल खो दिया है। गुस्से में वे चिल्लाने लगे, उसे रोकने को बोले, और तभी उस आदमी ने हल्की हंसी छोड़ी, एक ऐसी हंसी जिससे सबकी रीढ़ ठंडी पड़ गई। फिर मुस्कुराते हुए बोला, रिलैक्स करो, मेरी वुल्फ जल्द ही इंश्योर कर देगी कि तुम सब मर जाओ। और वुल्फ ने कहा, बैठ। फिर बाकी वर्कर्स पर टूट पड़ा, उन्हें चीरने लगा। हर तरफ हड़कंप मच गया। लोग भागने लगे, एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए। और बीच में ली बस खड़ा रहा, बिल्कुल मोशनलेस, क्योंकि उसके दिमाग में अचानक कुछ फ्लैश हुआ। उसे याद आया, एक बार किसी ने समझाया था कि कुछ फैंटम बीस्ट्स सिर्फ ट्रेनिंग या रिसोर्सेज से नहीं, बल्कि इमोशंस को खाकर इवॉल्व करते हैं। एंगर, डिस्पेयर, फियर, वो सारी नेगेटिव एनर्जी जो इंसानों से निकलती है। और तभी सब कुछ समझ आ गया। ली ने जोर से सबको चिल्लाकर बताया, अगर तुम पैनिक करोगे तो तुम उसे और स्ट्रांग बना रहे हो। वो तुम्हारे डर से एनर्जी खा रहा है। उसने सबको मोटिवेट किया, अगर हम सब साथ मिलकर लड़ें तो इसे हराया जा सकता है, इसे और इसके मालिक दोनों को। परफेक्ट प्लान था, लेकिन इसी ने उसे नेक्स्ट टारगेट बना दिया। अब स्लीवलेस आदमी की निगाहें पूरी तरह ली पर टिक चुकी थीं। किसी ने उसकी चाल पकड़ ली थी। यह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसने हमला करने के बजाय एक और तरीका अपनाया। उसने ऑरा छोड़ी और एक डर्टी ट्रिक खेली, इंस्टिगेटिंग टेक्निक। उसने सबको 2 ऑप्शंस दिए। पहला, इस बच्चे की सुनो, एक हो जाओ, मेरी वुल्फ से लड़ो और सब मर जाओ। या दूसरा, एक दूसरे को मार डालो ताकि मेरी वुल्फ नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके। जब वो इवॉल्व हो जाएगी मैं चला जाऊंगा, शायद कुछ लोग बच जाओ। लेकिन ली समझ गया, ये झूठ था। अगर वो सच में इतना कॉन्फिडेंट होता कि सबको मार सकता है तो दिमागी खेल खेलने की जरूरत ही नहीं होती। इसका मतलब वो सभी को एक साथ नहीं संभाल सकता था, और वहीं उनकी एकमात्र होप थी। ली को अब सबूत चाहिए था ताकि सबको यकीन दिला सके कि ये आदमी कौन है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और तभी उसकी नजर पड़ी। उसके कंधे पर एक टैटू था, और वो कोई सामान्य निशान नहीं था। वो था शैडो हंटर्स का मार्क, एक कुख्यात क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो हत्याओं, ट्रैफिकिंग और काले धंधों के लिए जानी जाती है। ये उसके लिए परफेक्ट मौका था। बस उसे ये बात बोलनी थी, पर इससे पहले कि वो मुंह खोल पाता, उसकी पीठ में तेज दर्द उठा। एक नाइफ उसके अंदर धंस चुकी थी। ली की आंखें फैल गईं, वो लड़खड़ाया और पीछे पलटा और हैरानी से जम गया। जिसने उसे छुरा मारा था वो कोई और नहीं, ओल्ड मैन वैंग था। ली ने दर्द के बीच पूछा, क्यों? वैंग ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं मरना नहीं चाहता। अगर मैं मर गया तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा? कोई आम इंसान कभी नाइटमेयर वुल्फ को नहीं हरा सकता। अगर किसी एक की कुर्बानी से थोड़ा वक्त मिल सकता है तो मैं वो कीमत दूंगा। ली के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था, बस लड़ाई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओल्ड मैन वोंग की बिट्रेयल ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब बाकी सबने भी वही फैसला कर लिया था, पहले ली को मारो। अगला पल नरक बन गया। जैसे ही वोंग ने पहला वार किया, बाकी सब भी टूट पड़े, बिना हिचकिचाए, बिना सोचे समझे। कुछ ही पलों में ली वेन हुआन जमीन पर गिर पड़ा, पहला शिकार बनकर। पर वहां बात खत्म नहीं हुई। खून से सने उनके हाथ अब रुकने वाले नहीं थे। डर और हताशा ने उन्हें जानवर बना दिया। हर आदमी बस अगले को मारने में लगा था, इससे पहले कि वो खुद मारा जाए। और इस सब के बीच साइड में खड़ा वो स्लीवलेस बास्टर्ड बस मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट सी ग्रिन थी, क्योंकि ये तो उसकी उम्मीद से भी बेहतर निकला। वो नेगेटिव एनर्जी जो ये लोग एक दूसरे को मारते हुए पैदा कर रहे थे, वो किसी भी एक मर्डर से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। डर, नफरत और पछतावे की वही हवा उसकी वुल्फ के चारों ओर घूमने लगी, और कुछ ही सेकंडों में वो इवॉल्व हो गया। काम पूरा हो चुका था। वो बास्टर्ड वहां से चला गया। जब सब खत्म हुआ तो सिर्फ 3 वर्कर जिंदा बचे थे, थके हुए, टूटे हुए और गिल्ट में डूबे। वो बच तो गए, लेकिन किस कीमत पर? इतना खून अपने हाथों से बहाने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था।
तो उन्होंने वही किया जो ऐसे लोग करते हैं, सच को दबा दिया। उन्होंने लाशों को एक एक करके पास की नदी में फेंक दिया और तय किया कि सबको बोलेंगे ये तो बस एक माइनिंग एक्सीडेंट था। लेकिन उन्हें क्या पता था, ली वेनहुअन अभी भी जिंदा था। मुश्किल से सही, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। शरीर सुन्न था, नजरें धुंधली, और मौत की ठंडक धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींच रही थी। दुनिया धुंधली होने लगी थी और यादें चलने लगीं। उसकी बहन की मुस्कान, उनकी वो रातें जब दोनों बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे, और वो वादा कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। पर अगर वो यहां मर गया तो उसकी देखभाल कौन करेगा? वो मरना नहीं चाहता था। काश उसे एक मौका और मिलता, एक मौका बदला लेने का। अगर वो किसी तरह लौट आया तो उस स्लीवलेस बास्टर्ड को सबके सामने खत्म कर देगा। और तभी उसकी नफरत ने कुछ जगाया। फैंटम बीस्ट्स हमेशा स्ट्रॉन्ग इमोशन से आकर्षित होते हैं, और उसकी नफरत, उसका गुस्सा इतना गहरा था कि उसने किसी एंशिएंट चीज को छू लिया, कुछ ऐसा जो पानी की गहराइयों में छिपा था। वो एक ईविल पावर थी जो सदियों से देख रही थी कि कैसे फैंटम बीस्ट्स को गुलाम बनाया गया, इंसानों के हथियारों में बदला गया। वो इंतजार कर रही थी किसी ऐसे वेसल का जो उसके जरिए इस दुनिया पर तबाही लाए। और अब उसने उसे पा लिया था। अंधकार ने विंड को पूरी तरह निगल लिया, और उसी के बीच उसने वो आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट उसके मन के अंदर। कुछ देर बाद वो गहराइयों से उठा। उसके जख्म गायब थे, शरीर फिर से पूरी तरह ठीक। उसके हाथ में कुछ था, कुछ शक्तिशाली, कुछ अनजाना। चारों तरफ सन्नाटा था। वो लोग जो बॉडीज फेंक रहे थे उसे देख ही नहीं पाए थे। वुइन ने गहरी सांस ली, हाथ में पकड़ी चीज को एक तरफ फेंका और खुद को संभालने की कोशिश की। उसका शरीर अजीब लग रहा था, मानो अभी अभी मौत को चकमा देकर लौटा हो। तभी उसकी नजर पड़ी एक छोटे से बेहोश क्रीचर पर, एक स्ट्रॉबेरी कैट। वो सोच में पड़ गया, क्या इसने उसे हील किया? लेकिन ये अजीब था, क्योंकि इस स्पीसीज के पास हीलिंग एबिलिटी नहीं होती। वो और सोच पाता, इससे पहले एक चमक उसकी आंखों के सामने उभरी, एक सिस्टम इंटरफेस। उसकी आंखें फैल गईं। ये कोई साधारण सिस्टम नहीं था, बल्कि एवोल्यूशन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीस्ट मास्टर बनने की यूजुअल रिक्वायरमेंट्स को बाईपास कर सकता था। मतलब उसे अब एक रास्ता मिल गया था। उसका पहला मिशन था स्ट्रॉबेरी कैट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। सीधा सादा काम था, और चूंकि कैट पहले से बेहोश थी, विन ने वक्त जाया नहीं किया। उसने अपनी सारी मना हाथ में गैदर की और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन कैट के प्लान्स कुछ और थे। वो अचानक जागी, फर खड़ी हो गई, और वो एकदम फाइटिंग स्टैंस में आ गई, रेडी टू थ्रो हैंड्स। विन ने बात करने की कोशिश की, वेट, मैं लड़ना नहीं चाहता। पर इससे पहले कि कुछ समझ पाता, वो कैट इतनी तेजी से उछली कि एक ही झटके में उसने उसे उड़ाकर रख दिया। और बस बीच में स्ट्रॉबेरी कैट किसी निगोशिएशन के लिए यहां नहीं थी। सबसे बड़ी बात, वो खुद पर गर्व कर रही थी कि उसने विन को गिरा दिया। छोटा क्रीचर सीना फुलाकर खड़ा था, जैसे अभी अभी किसी बड़ी जीत का जश्न मनाया हो। विन तुरंत उठकर रिटेलिएट करने लगा, लेकिन कैट एक ट्रू ब्रॉलर थी। उसने बस ओपन आर्म्स में स्वागत किया। लेकिन एपेक्स प्रेडेटर के सामने उसकी स्टैमिना कम थी। उसे ब्रूटल तरीके से हराया गया, कंप्लीटली आउटक्लास्ड। आखिरकार कैट के पास कोई विकल्प नहीं बचा। वो वुन की पेट बीस्ट बन गई। लेकिन पोर्टल से बाहर आने की आवाज इतनी ज्यादा थी कि बाकी लोग अलर्ट हो गए। वुइन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। बिना समय गंवाए उसने खुद को छुपाया, छायाओं में प्रेस करते हुए, ताकि कोई उसे डिटेक्ट न कर पाए। थोड़ी देर बाद स्टाफ का एक छोटा ग्रुप सीन पर आया। उनकी बातचीत से साफ था कि उन्हें पूरा सच नहीं पता था। उन्हें लगा कि कोई केव इन या एक्सीडेंट हुआ है। किसी को कल्प्रिट ढूंढने में इंटरेस्ट नहीं था, बस ये चिंता थी कि कोई जिंदा बचा है या मदद की जरूरत है। कुछ लोग सच में जान गंवाने पर दुखी भी दिखे। ये सब वुइन का गुस्सा और बढ़ा गया। अगर ओल्ड मैन वोंग ने उसे पहले नहीं मारा होता तो ये सब ब्लड बाथ नहीं बनता। अगर वो बुजुर्ग उस समय उसके ऊपर भरोसा करता और फियर के हाथों कंट्रोल नहीं होता तो अधिकांश वर्कर्स अभी भी जिंदा होते। और यही गुस्सा उसे रिवेंज की कसम दिला गया। लेकिन रिवेंज अभी नहीं,
सबसे जरूरी था उसकी बहन सियोन। विन जल्दी से शैडोज में रहकर अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही पास पहुंचा उसे कुछ गलत महसूस हुआ। बाहर हलचल थी, उसका दिल डूब गया। जब वह क्राउड में से आगे बढ़ा तो उसने देखा उसका घर आग में जल रहा था। फ्लेम्स पूरे बिल्डिंग को तून रहे थे, थिक स्मोक आसमान में उठ रही थी। हीट इंटेंस था, पैनिक हर जगह फैल रहा था। लेकिन विन को यह सब बेयरली महसूस हुआ। उसका दिमाग सिर्फ एक चीज पर फोकस कर रहा था, सियोन। उसकी बहन कहीं नहीं दिख रही थी। इंस्टिंक्ट ने विन को रोकने नहीं दिया। वो बिना कुछ सोचे सीधे जलती हुई बिल्डिंग की ओर दौड़ा। विन धुएं और जलती गर्मी को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसका शरीर प्रोटेस्ट कर रहा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचा और जोर से उस पर हाथ मारने लगा। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बार बार सियोन का नाम पुकार रहा था। भीतर से एक फेंट आवाज आई। सियोन अभी भी वहीं थी, बेयरली कॉन्शियस। विन बिना हिचकिचाहट डोर हैंडल पकड़ा और दर्द से कराह उठा। धातु इतनी गर्म थी कि उसकी त्वचा झुलसने लगी। हैंडल को घुमाने की कोशिश करना जैसे बर्निंग कोल को पकड़ना था, पर विन ने परवाह नहीं की। उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर ब्रूट फोर्स से किक मारी। बार बार मारा, पर कुछ नहीं हुआ। कई कोशिशों के बाद हैंडल टूट गया। अब दरवाजा यूजलेस था। डेस्परेशन ने उसे अंदर तक खा लिया। आग तेजी से फैल रही थी, धुआं थिक हो रहा था और हीट असहनीय था। भीतर से सियोन की वीक आवाज आई, वैन छोड़ दो, खुद को बचाओ। पर कौन सा भाई अपनी बहन को छोड़कर भागे? विन का शरीर टूट रहा था, फिर भी उसने दरवाजा नहीं छोड़ा। उसने रॉ आवाज में चिल्लाते हुए मदद मांगी। वो उसे खो नहीं सकता था। तभी एक फेमिलियर प्रेजेंस ने स्टर किया। विन की इमोशंस ने स्ट्रॉबेरी कैट को जगाया। छोटा फरबॉल अचानक एनर्जी से फूटा। वो पूरी ताकत से पोजीशन लेकर दरवाजे को फोड़ने की तैयारी में था और ठीक समय पर कैट ने स्ट्राइक मारी। दरवाजा वाइड ओपन हुआ और सियोन बच गई। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ संभल गया, विन और सियोन बैठे। विन ने सब कुछ बताया, डंजन में क्या हुआ, कैसे ओल्ड मैन वोंग और बाकी बिट्रे कर गए और कैसे वो मुश्किल से बचा। सियोन अंडरस्टैंडेबली शेकन थी, पर उसे सब कुछ जानना जरूरी था। अगर वोंग या कोई कोवर्कर उसकी खबर सुन लेता तो सियोन खतरे में पड़ जाती। विन जानता था कि अथॉरिटीज से कोई मदद नहीं मिलेगी। अगर स्लीवलेस बास्टर्ड को पता चल गया कि विन जिंदा है तो सियोन पहला टारगेट होगी। यह कोई लीगल मैटर नहीं था, यह उसकी जंग थी। वो जस्टिस चाहता था, पर उससे पहले उसे स्ट्रांग होना था। अगली बार जब वो उन ट्रेटर्स का सामना करेगा, वो सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा, वो उन्हें एलिमिनेट करेगा। अगले दिन विन विल्डरनेस में जाने वाले बीस्ट मास्टर्स के ग्रुप में शामिल हुआ। उसका गोल था कोई और बीस्ट ढूंढना जो उसे और ताकत दे सके। लेकिन जैसे ही दूसरों ने उसकी स्ट्रॉबेरी कैट देखी, रिडिक्यूल शुरू हो गया। जूनियर बीस्ट मास्टर्स सिर्फ 2 बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, ए सेकंड लेवल लाइटनिंग कैट, और यही था जो ग्रुप को चाहिए था। बिना समय गंवाए सभी उसके बताए डायरेक्शन में दौड़ पड़े। एक्साइटमेंट उनके फेसेस पर साफ झलक रही थी। लेकिन विन ने फॉलो नहीं किया। नहीं क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसने ओल्ड मैन वोंग से सीख लिया था, गलत क्राउड पर ट्रस्ट करना उसे मार सकता था। ब्लाइंडली हाइप के पीछे दौड़ने की बजाय उसने अपना रास्ता चुना। विन ने अपनी स्ट्रॉबेरी कैट की तरफ देखा, रेडी टू कमांड इट फॉर हंटिंग। लेकिन वो लिटिल बास्टर्ड बस वहीं बैठा था, स्नैक्स मंचिंग करता हुआ, जैसे दुनिया में कोई फिक्र ही ना हो। वुइन की आंख ट्विच हुई। इन सभी बीस्ट्स में से उसे यही मिल गया। सीरियसली? उसका पार्टनर स्वीट्स खाने में इतना बिजी था कि लिव ही नहीं कर रहा था। फ्रस्ट्रेटेड उसने फरबॉल को उठाया और प्रैक्टिकली शव किया ताकि वो मूव करे। लेकिन कैट ने सिर्फ स्मर्क किया और भी शरारतें करने लगी। कमांड्स को डिलिबरेट इग्नोर करते हुए कैट कैजुअल स्ट्रोल पर ट्रॉटिंग कर रही थी। टाइनी पॉज पेबल्स को किक कर रही थीं, जैसे ये सब सिर्फ खेल हो। विन ने फिस्ट्स क्लेंच किए। अगर उसे कोई प्रॉपर बीस्ट मिलता जो कमांड सुनता, ये स्मग लिटिल बास्टर्ड रिप्लेस हो जाता। पर उसकी थॉट्स तभी इंटरप्ट हुई जब कुछ स्टिकी और ग्रोस सीधे उसके फेस पर स्मैक हुआ। इंस्टिंक्टिवली उसने वाइप किया
और जो देखा उसने उसका स्टमक ड्रॉप कर दिया। कैंडी स्पाइडर, उस पर पर्च्ड, कई आइस प्योर रेज में लॉक्ड। और ये नॉर्मल नहीं था। कैंडी स्पाइडर्स जेंटल और पीसफुल क्रीचर्स होते हैं, तो ये क्यों इतना पिस्ड था? क्या उसने उसके टेरिटरी में कदम रखा, या वर्स, कुछ प्रोवोक किया? विन की आंखें चारों ओर डार्ट हुईं। फिर उसने कल्प्रिट देखा, उसका स्ट्रॉबेरी कैट। लिटिल बास्टर्ड वहां खड़ा था, कैट साइंस थ्रो करते हुए, और स्पाइडर को मॉक कर रहा था। स्पाइडर को फैट कह दिया था, और यह स्पाइडर बिल्कुल एप्रिशिएट नहीं करता। अब वो ब्लड के लिए रेडी था। वर्स्ट पार्ट, स्ट्रॉबेरी कैट ने बैक डाउन नहीं किया। लिटिल एग्रेसिव फ्रीक लेवल 5 था, स्पाइडर लेवल 8। कैट ने फुल स्पीड से चार्ज किया और तुरंत प्राइस पे किया। स्पाइडर ने बेयरली कोशिश की और इंस्टेंटली थिक वेब शूट करके कैट को स्नेयर कर दिया। अब वुइन समझ गया कि कोई क्यों स्ट्रॉबेरी कैट को फर्स्ट बीस्ट के रूप में नहीं लेता। अग्रेसिव लिटिल मेनेस, जीरो सेल्फ प्रेजर्वेशन। लेकिन वो इडियट फरबॉल को ईटन नहीं होने दे सकता था। बिना सोचे उसने कैट को स्नैच किया और बोल्टेड। कैंडी स्पाइडर अब और भी फ्यूरियस था। इट चेस्ड रिलेंटलेसली, वेब्स शूट कर रहा था और हर चांस में अटैक कर रहा था। और जब विन सोच रहा था कि थिंग्स और वर्स नहीं हो सकते, दे डिड। स्पाइडर का एक अटैक डॉज करते हुए उसने जंप किया और देर से रियलाइज किया कि वो क्लिफ से गिर गया। और वैसे ही वो सीधे डेथ की तरफ गिर रहे थे। नहीं, किडिंग, कैंडी स्पाइडर अभी भी सीथिंग विथ रेज था। इट रिफ्यूज टू लेट देम एस्केप। स्पाइडर ने डिसेंड करने की तैयारी शुरू की। इट वॉज गोइंग टू मेक श्योर दे वर रियली डेड। लेकिन अचानक वाटर की बर्स्ट स्पाइडर पर क्रैश हुई। स्पाइडर सोक्ड, फ्रोजन, थिक लेयर ऑफ आइस ने पूरे बॉडी को ट्रैप कर दिया मिड मोशन। एंग्री फेस अब फॉर एवर शॉक में स्टक। क्लिफ साइड पर कैजुअली खड़ा था रिस्पॉन्सिबल, एक और ब्लॉन्ड गाय। लेकिन ये पहले वाले ब्लॉन्डी से डिफरेंट था। इस बार स्ट्रॉन्ग, इम्पोजिंग बट चिन वाला, एक ऐसा चिन जो रिस्पेक्ट डिमांड करता था। कुछ पल बाद विन धीरे धीरे आंखें खोला। फॉल के बावजूद वह अभी भी अलाइव था। रीजन? उसने लैंड किया था सीधे अपने डैम स्ट्रॉबेरी कैट पर। स्ट्रॉबेरी कैट की गलती थी, तो सच कहूं तो उसे यह मिलना ठीक था। फिर भी वुइन ने खुद को झटक कर उसे माफ कर दिया। उसने चारों तरफ देखा। डेंस फोलिएज, अजीब रॉक फॉर्मेशंस और ठंडी एटमॉस्फेयर देखकर उसे समझ आ गया कि वे वेस्टर्न माउंटेन फॉरेस्ट की वैली में गिर चुके थे। और इसका मतलब था वापसी लंबी और थकाऊ होने वाली थी। विन ने गहरी सांस ली और चल पड़ा। छोटी पिंक मेनेस यानी उसकी स्ट्रॉबेरी कैट को भी उसे फॉलो करना पड़ा। पर कैट ने बिहेव करने की बजाय हर मिलने वाले मॉन्स्टर के साथ लड़ने की ठान ली। हर जीत के बाद वो चेस्ट पफ करके विन की तरफ देखती, बिल्कुल स्मग, जैसे उसने कुछ बड़ा कर दिया हो। यह देखकर विन सोचता रहा कि जब घर लौटकर पहुंचेंगे तो इसे सजा मिलेगी। पर जैसे जैसे वे आगे बढ़े, चीजें और ज्यादा अजीब होती गईं। यहां तक कि नॉर्मली हार्मलेस क्रीचर्स जैसे मिमी शीप भी उन पर अटैक कर रहे थे। किसी तरह का डिस्टर्बेंस था, और अब यह साफ था कि समस्या सिर्फ उसकी कैट नहीं थी। विन ने अपना सिस्टम खोलकर फॉलन मिमी शीप का डेटा चेक किया। स्क्रीन ने दिखाया कि शीप बेहोश होने के बावजूद फ्रेंजी स्टेट में स्टक था। यह नॉर्मल नहीं था। मतलब वैली में कुछ था जो क्रीचर्स को ट्रिगर कर रहा था। उनको जल्दी यहां से निकलना जरूरी था। वुइन ने स्ट्रॉबेरी कैट को मूव करने का कमांड दिया, लेकिन कैट ने इग्नोर कर दिया। वो उल्टी डायरेक्शन में चलने लगी और वुइन को लगा कि वो बस शरारत कर रही है। वो चिल्लाया, उसे रोकने की कोशिश की, पर कैट ने सुनना नहीं चाहा और डीपर फॉरेस्ट की तरफ बढ़ती रही। आखिरकार कैट उसे एक पुरानी जर्जर हाउस के पास ले गई, जो घाटी के बीचों बीच ईरिली साइलेंट खड़ा था। बिल्डिंग के चारों ओर एक फेंट लाल ऑरा पल्स कर रही थी, जैसे वो जिंदा हो। यह नॉर्मल नहीं था। यहां तक कि उसकी यूजुअली अग्रेसिव कैट भी कुछ अनसेटल्ड दिख रही थी। दरवाजे के अंदर से एक भयानक स्क्रीच निकली, एक ब्लड चिलिंग आवाज जिसने उसकी रग रग में सिहरन भर दी। इंस्टिंक्ट ने कहा, वापस जाओ। लेकिन कैट दरवाजे की तरफ मार्च कर रही थी, उसे फॉलो करने को कह रही थी। कोई चॉइस नहीं बची। विन ने एक स्टेक उठाया और दरवाजा धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही एक तेज बदबू उसके चेहरे पर लगी, ब्लड, रॉट
और कुछ और जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। धीमे उजाले में उसने देखा, कमरे की दीवारें केजेस से भरी थीं। हर केज में फैंटम बीस्ट्स थे, इंजर्ड, वीक और बेयरली क्लिंगिंग टू लाइफ। ये सिर्फ कैप्चर नहीं थे, इन पर एक्सपेरिमेंटेशन और टॉर्चर के निशान साफ थे। किसने यह किया, फिलहाल उतना जरूरी नहीं था। पहले इन बीस्ट्स को बचाना था। वुइन ने तुरंत स्ट्रॉबेरी कैट को केजेस तोड़ने का कमांड दिया और इस बार कैट ने सुन लिया। लॉक्स टूटते ही कैट आगे भागी और एक यंग आर्कटिक डॉग की हालत देखकर वुइन का दिल मुंह को आ गया। उसकी हालत डेथ के कगार पर थी। वुइन के हाथ कस गए। उसके पास हाई टियर हीलिंग नहीं थे, सिर्फ लो ग्रेड पोशन ही था। हिचक के बिना उसने पोशन आर्कटिक डॉग पर डाल दिया और दिल से उम्मीद की। पल भर में पोशन का असर मामूली था, पर वुइन की इमोशंस ने रिकवरी को एम्पलीफाई कर दिया। आर्कटिक डॉग की ब्रीदिंग धीरे धीरे स्टेडी हुई। उसकी आंखें थोड़ी क्लैरिटी पाने लगीं। छोटी जीत थी, पर बड़ी प्रॉब्लम अभी भी थी। ये बीस्ट सिर्फ पकड़कर बंद नहीं किए गए थे, उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। और जो भी यहां कर रहा था वो खतरनाक मकसद से कर रहा था। ये कोई साधारण क्राइम नहीं था। ये काइंड ऑफ क्रूअल्टी वो इनको फेमिलियर लगा। मेथड्स, कोल्ड डिसरिगार्ड फॉर लाइफ, सब कुछ उस स्लीवलेस बास्टर्ड की याद दिला रहा था, वही जो माइंड्स में कर चुका था। शैडो हंटर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब एक ही था। सिचुएशन बेहद खतरनाक थी। विन जानता था कि अभी वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि ऐसे मॉन्स्टर्स का सामना कर सके, पर फिर भी वह पीछे नहीं हट सकता था। अगर ये बीस्ट्स यहां छोड़ देता तो वे यहीं मर जाते। उसका दिमाग सॉल्यूशन के लिए दौड़ रहा था, लेकिन डिसीजन लेने से पहले ही आर्कटिक डॉग, फिर भी सिवियरली वीकेंड, अपने आप खड़ा हो गया। उसकी डिटर्मिनेशन अनवेवरिंग थी और उसने चलना शुरू किया। विन समझ गया, इसे उनका फॉलो करना पड़ेगा। आर्कटिक डॉग उन्हें बेसमेंट की ओर ले गया। जैसे ही विन ने दरवाजा खोला, एक स्मेल उसकी नाक में घुसा, और ये पहले वाली हाउस से भी तेज और बदबूदार थी। सेफ कहें तो ये भी एक लैब या टेस्टिंग ग्राउंड था, फैंटम बीस्ट्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। हिचकिचाए बिना विन ने डिसेंड किया। जैसे ही उसने नीचे कदम रखा, उसे लगा कुछ ऑफ है। ये जगह ऊपर वाले घर से कहीं ज्यादा स्पेशियस थी। मतलब ये स्पेसिफिकली किसी बड़े चीज के लिए बनाई गई थी। और सच में, जैसे ही उसने अंदर देखा, एक मैसिव बीस्ट ने सीधे स्ट्रॉबेरी कैट पर अटैक किया। जॉज वाइड ओपन, स्नैक बनाने को तैयार। लकी था कि विन फास्ट था और उसने कैट को हार्म से बचा लिया। पर अब सामने था मॉन्स्ट्रस ब्लड हाउंड। ये ऑलरेडी सेकंड फेज में था। विन ने तुरंत स्टैट्स चेक किए और एक नजर में स्पष्ट था कि हेड ऑन फाइट से वो सरवाइव नहीं करेंगे। लेवल 32, ब्लड थर्स्ट पैसिव, डैमेज को हेल्थ में बदलना। फ्यू डिबफ्स और डैमेज होने के बावजूद भी ये नाइटमेयर था। विन सोच रहा था रिट्रीट करना पड़ेगा, तभी उसने देखा कि बीस्ट चेंड था। थोड़ी राहत मिली, पर जैसे ही वो ये प्रोसेस कर रहा था, आर्कटिक डॉग ने खुद ब्लड हाउंड पर लॉन्च किया। विन शॉक में था। एक्सपेक्ट किया था कि डॉग तुरंत डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, पर यह फाइट नहीं था। आर्कटिक डॉग और ब्लड हाउंड दोस्त थे। यही रीजन था कि डॉग ने उन्हें यहां लाया। विन अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसका दिमाग सवालों से भर गया, पर पूछने से पहले आर्कटिक डॉग ने उसे कॉल किया। विन इडियट की तरह सीधे पास नहीं गया। उसने अपनी जान को महत्व दिया। स्ट्रॉबेरी कैट ने इस मौके का फायदा उठाया और उसे टीज किया। स्टॉप बीइंग ए और ट्रस्ट द डॉग। विन ने इग्नोर किया। कैट की नॉनसेंस में बेट नहीं होना चाहता था। स्टैंडिंग अराउंड डूइंग नथिंग भी मदद नहीं कर रहा था। तो उसने डॉग से प्रूफ मांगा कि अगर वो पास आए तो उसे नहीं खाया जाएगा। डॉग ने एक ऑब्जेक्ट की तरफ जेस्चर किया। विन सिग्निफिकेंस समझ नहीं पाया, पर इंपॉर्टेंट लग रहा था। और सच में वो ऑब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट लॉग निकला। लॉग में बेसमेंट में हुई हर एक्टिविटी रिकॉर्डेड थी। परपिट्रेटर ने नए टेस्ट सब्जेक्ट्स एक्वायर किए, 2 आर्कटिक आइस डॉग्स, मदर और पप। परफेक्ट पेयर थे ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और डिरेंज्ड इंडिविजुअल ने इन पर हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हेजिटेशन खत्म होते ही टेस्ट्स शुरू हो गए। सबसे पहले स्टारवेशन, कई दिनों तक खिंचाई। डे एन तक पहुंचते पहुंचते साइंटिस्ट ने मदर को मजबूर किया कि वो बाकी फैंटम बीस्ट्स खा जाए। उम्मीद थी कि वो कुछ नया इवॉल्व करेगी, पर सब्जेक्ट रेजिस्टेंट निकली।
उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि ट्विस्टेड माइंड ओवरसीइंग एक्सपेरिमेंट तक डिस्गस्टेड हो गया। फिर आया डे 15। फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका था, पेशेंस खत्म। साइंटिस्ट ने एक्सट्रीम मेजर्स अपनाए, पप को उसकी मदर के सामने पीटा, और आखिरकार उसने वो रिएक्शन प्रोवोक किया जिसका वो इंतजार कर रहा था। रेज, प्योर अनकंट्रोलेबल रेज। इसी से उसे लगा कि ट्रांसफॉर्मेशन करीब है। डे 20 तक रिजल्ट्स अनडिनाएबल थे। मदर इवोल्यूशन के करीब दिख रही थी, जैसे साइंटिस्ट ने प्लान किया था, और पेप अभी भी अलाइव था। मतलब एक्सपेरिमेंट और आगे पुश किया जा सकता था। अगर ब्लड हाउंड अपने ही ऑफस्प्रिंग को कंज्यूम करता तो अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस थीं। ये सब एक्सप्लेन करता था। ब्लड हाउंड और आर्कटिक पप सिर्फ कंपेनियंस नहीं थे, वे फैमिली थे। और हॉरर ट्रूथ ये थी कि एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका था। नेक्स्ट स्टेप था पप को मदर के सामने फीड करना। लकीली विन ठीक टाइम पर पहुंच गया, पर यह नॉलेज उसके गट में सिक फीलिंग छोड़ गया, स्टमक ट्विस्ट कर गया। क्रूअल्टी इतनी अनबेरेबल थी कि वो इसे रोकना चाहता था। ये खत्म होना ही चाहिए था। विन ने बिना हेजिटेशन के स्ट्रॉबेरी कैट को चेन्स तोड़ने का आदेश दिया। सरप्राइजिंगली कैट ऑलरेडी रेडी थी। उसने हैमर खोज लिया था और काम करने के लिए तैयार थी। विन साइलेंटली थैंकफुल था कि फीलाइन उसकी ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। अब बस उसका ही काम बचा था। विन कॉलर की ओर दौड़ा, फिंगर्स फंबलिंग, हेवी मेटल क्लास्प अनस्क्रू करने की कोशिश। सिंपल दिखता था, पर टास्क ग्रूलिंग था। कॉलर भारी था, हर पार्ट को मूव करना इमेंस एफर्ट मांग रहा था। लकीली माइंड्स में सालों की मेहनत ने उसे मोमेंट्स लाइक दिस के लिए मजबूत बना दिया था। शेयर डिटर्मिनेशन से उसने आखिरकार रिस्ट्रेंट हटा ही दिया। प्रोसेस ने उसे पूरी तरह ड्रेन कर दिया। स्ट्रॉबेरी कैट भी एग्जॉस्शन से पैंट कर रही थी, पर रेस्ट करने का समय नहीं था। पप रेस्टलेस था, ईगर था कि उसकी मदर पूरी तरह फ्री हो। विन अर्जेंसी समझ गया और रीअश्योर्ड किया, बस एक चेन बचा है। पर एक्शन लेने से पहले ब्लड हाउंड लंज्ड किया। उसका हार्ट नियरली रुक गया। एक स्प्लिट सेकंड के लिए उसे लगा सब खत्म। पर बीस्ट अटैक नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली उन्हें शट अप करने की कोशिश कर रहा था। और तभी उसने सुना फुटस्टेप्स और वॉइसेस अप्रोच कर रही थीं। और जैसे ही उन्हें यह अंदाजा हुआ कि सामने कितने लोग हैं, ये तक पता नहीं, विन कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं था। उसने तुरंत फैसला किया, हाइड करना होगा। सब जल्दी से छिप गए। विन ने हेलहाउंड को भी ऐसा ही करने को कहा। उसने उसे बोला कि अपनी चेन्स ऐसे लपेट ले कि लगे अब भी पूरी तरह बंधी हुई है। बीस्ट ने विन की बात मानी और वहीं शांत होकर बैठ गया। तभी नीचे से भारी कदमों की आवाज आने लगी। कोई सीढ़ियां उतर रहा था। अचानक धड़ाम, एक बॉडी सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे बेसमेंट में गिरी। विन ने जैसे ही देखा, उसकी आंखें फैल गईं। अरे, ये तो वही बेवकूफ टमर है, वही जो उसने सीक्रेट फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर देखा था। ये यहां कैसे पहुंच गया? विन के दिमाग में सवाल घूम गया, पर जवाब भी जल्दी ही मिल गया। सीढ़ियों से एक और शख्स नीचे उतरा, ब्लॉन्डी। उसकी प्रेजेंस ने पूरे कमरे को एक अजीब सी ऑरा से भर दिया। विन तुरंत समझ गया, ये वही पागल है जो ऊपर सेकंड फेज फॉन्टम बीस्ट चिल्ला चिल्लाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था। असल में यह सब एक रूज था, एक चाल। उसने वो सीन सिर्फ इसीलिए रचा था ताकि दूसरे टेमर्स डरकर भाग जाएं और कोई उसके लैब तक ना पहुंच सके। लेकिन लगता है यह बेचारा टेमर ज्यादा अंदर तक निकल आया था और उसके नसीब में उसके एक्सपेरिमेंट से टकराना लिखा था। एक डॉसाइल क्रीचर जैसे कि आर्कटिक डॉग का किसी इंसान पर अटैक करना ब्लॉन्डी के लिए भी दिलचस्प था। उसने जिज्ञासावश टमेयर की बात सुन ली और फिर मुस्कुराया। वो बोला, हां, ये सब मेरा ही किया धरा है। उसने पूरे जंगल में ब्लड रोज पॉलन फैला दिया था, जिससे हर जेंटल क्रीचर अनकंट्रोलेबल रेज में चला गया और एक दूसरे को फाड़ डालने लगा। अब जबकि यह टेमर सच्चाई जान चुका था, ब्लॉन्डी ने तय किया कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। टाइम टू डाई विथ द सीक्रेट। टेमर डर के मारे पीछे हटने लगा। बोला, अगर मैं गायब हो गया तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन ब्लॉन्डी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और एक झटके में सब खत्म कर दिया।
ब्लॉन्डी को अच्छी तरह पता था सीक्रेट रीजन में टेमर्स का मरना कोई बड़ी बात नहीं। यहां वन मोर डिसअपीयरेंस मायने नहीं रखती। और वैसे भी उसके हेलहाउंड ने अब तक कुछ खाया नहीं था, तो उसने सोचा ह्यूमन मील साउंड्स लाइक अ परफेक्ट एक्सपेरिमेंट। अब विन के लिए सब कुछ साफ था। यह आदमी कंप्लीटली इनसेन है। यहां एक पल और रुकना मतलब डेथ सेंटेंस। उसने मन ही मन तय किया, अब निकलना ही होगा, बाद में इससे निपट लेंगे। विन ने धीरे से हेलहाउंड से कहा, मैं अब निकल रहा हूं। वो सिको ब्लॉन्डी अब भी अपनी मैड एक्सपेरिमेंट्स में खोया हुआ था, लेकिन इस बार हेलहाउंड ने बिना किसी हिचक के विन की बात मानी। उसने एक जोरदार ग्राउल निकाला, जिसकी आवाज ने तुरंत उस पागल का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ब्लॉन्डी को लगा कि बीस्ट बस गुस्से में है, क्योंकि उसने जो खाना लाया था उसमें एक और आर्कटिक डॉग था, यानी उसी की ही काइंड का एक और क्रीचर। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हेल हाउंड का कॉलर अब गायब है। वो बस उसकी स्नार्लिंग फेस पर फोकस किए बैठा था और अपने ही घमंड में मुस्कुरा भी रहा था, इतना कि उसने हेल हाउंड का मजाक उड़ाना तक शुरू कर दिया। इधर जब ब्लॉन्डी अपनी बकवास में लगा था, विन धीरे धीरे स्टेयर्स की तरफ बढ़ रहा था एस्केप करने के लिए। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक बैरियर प्रकट हुआ, जो पूरी तरह आइस से बना था। कुछ पल पहले तो वहां कुछ नहीं था। व्हाट द हेल? विन के मन में सवाल उठा। तभी उसने ऊपर नजर डाली और देखा वहां एक आइस डिमोनिक फ्लावर मंडरा रहा था। बस यहीं सब खत्म हो गया। उनकी कवर पूरी तरह ब्लोन हो चुकी थी। आइस फ्लावर बीस्ट ने बिजली की रफ्तार से विन की लेग्स फ्रीज कर दी, यहां तक कि स्ट्रॉबेरी कैट भी जम गया। ब्लॉन्डी ने बिना वक्त गंवाए, बिना कोई विलन मोनोलॉग दिए, सीधे विन पर किल स्ट्राइक किया। सच कहें तो ये किसी विलन के लिए रेयर था जो बात करने से पहले मार दे, लेकिन उसी वक्त मामा हेलहाउंड ने बीच में छलांग लगाई, अपने शरीर से विन को बचा लिया। ब्लॉन्डी हक्का बक्का रह गया। व्हाट? ये कैसे छूट गई? फिर उसकी नजर पड़ी ओपन कॉलर और सब समझ गया। विन, इट वॉज यू! वो चिल्लाया। तू पागल है क्या? सोचा था ये हाउंड माइंडलेसली अटैक करेगा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ ये बीस्ट सिर्फ उससे गुस्से में थी। उसने झट से अपनी आइस डीमन को आदेश दिया, गो स्टॉप दैट हेल हाउंड। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वो डीमन आगे बढ़ा, वो सीधा खा लिया गया। एक ही पल में हेल हाउंड ने उसे डिवावर कर डाला। ब्लॉन्डी अब डर के मारे पीछे हट गया, अपने ही पेट को यूजलेस कहकर गालियां बकते हुए। लेकिन उसका डर और बढ़ता गया और आखिर में उसने आखिरी कोशिश में बाकी केजेस खोल डाले, सब बीस्ट्स को छोड़ दिया ताकि वो हेल हाउंड को रोक सकें। वो बेचारे पहले से ही ब्लॉन्डी की मार झेल चुके थे, पूरी तरह टूटे हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने हेल हाउंड का सामना किया, उन्हें समझ आ गया, वी आर नो मैच फॉर दिस मॉन्स्टर। हेल हाउंड ने उन्हें कीड़ों की तरह उड़ा दिया। अब वो सब कांपते हुए, फ्रोजन इन प्लेस, हिलने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। पर जब दो बाकी बचे बीस्ट्स ने पीछे मुड़कर ब्लॉन्डी को देखा, उनकी आंखों में डर साफ दिखा। जो कुछ भी ब्लॉन्डी ने पहले उनके साथ किया था, वो उसे फिर नहीं झेलना चाहते थे। इसलिए भले ही हेल हाउंड से डर लग रहा था, उन्होंने फिर भी पूरा जोश लगाकर उस पर चार्ज किया, क्योंकि उनके लिए मरना बेहतर था, बजाय फिर से ब्लॉन्डी के हाथों पड़ने के। और ब्लॉन्डी, उसे उनकी जान की कोई परवाह नहीं थी। वो बस भागता रहा। उसे बस इतना चाहिए था कि वो उसे प्लान बी तक पहुंचने का थोड़ा वक्त दें। लेकिन विन और स्ट्रॉबेरी कैट अब आजाद हो चुके थे, क्योंकि आइस डीमन के मरते ही उसकी आइस बैरियर मेल्ट हो गई थी। दोनों ने फौरन दौड़ लगाई और ब्लॉन्डी को पकड़ लिया, सीधे जमीन पर गिराया और उसे उसके ही लैब फ्लोर का स्वाद चखाया। लेकिन ये तो ब्लॉन्डी का ही ट्रैप था। वो गिरते गिरते धीरे धीरे नीचे क्रॉल करने लगा, एक स्विच की तरफ जो इतनी लो पोजीशन पर था कि कोई नोटिस ही न करे। विन को आखिरी सेकंड में एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर से अचानक थिक स्मोक छूटने लगी, धुआं पूरे कमरे में फैल गया। विन ने फौरन नजर उठाई, सीधा आर्कटिक डॉग की तरफ, और विन ने तुरंत समझ लिया, ये तो रेड मिस्ट है। उसने सुना था कि जब भी कोई फैंटम बीस्ट बिना मास्टर के होती है, तो इस धुएं के असर में आकर कंप्लीटली बजर्क हो जाती है। और अब हेल हाउंड की आंखों में जो लाल चमक थी,
वो साफ बता रही थी कि हालात कंट्रोल से बाहर जाने वाले हैं। विन ने जरा भी देर नहीं की। वो सीधा ब्लॉन्डी की तरफ झपटा, उसे पकड़कर चिल्लाया, तू ये सब बंद करेगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन उसी पल विन की जमीन हिल गई। नीचे से अचानक एक मेटल केज ऊपर उठा और उसे ब्लॉन्डी से अलग कर दिया। ब्लॉन्डी जोर से हंसने लगा। अब मरने वाला सिर्फ तू है विन। और वो सही था, क्योंकि अब हेलहाउंड पूरी तरह बजर्कर मोड में जा चुका था। वो दोनों बाकी बीस्ट्स को फाड़ते हुए चीखने लगा और विन जान गया, अब अगला नंबर मेरा है। हेलहाउंड की आंखें सीधे विन पर टिकी थीं, जैसे प्रेडेटर अपने प्रे को देखता है। विन ने फौरन अपने बीस्ट को पकड़ा और एग्जिट की तरफ दौड़ पड़ा। पर तभी वो आइस डीमन जो वो समझ रहा था मर चुका है, वो अब भी जिंदा था। उसने एक झटके में विन के पैरों को आइस ट्रैप में जकड़ लिया। बस इतना ही वक्त काफी था। हेलहाउंड ने अपने क्लॉज उठाए। वो वार होने ही वाला था। विन ने आंखें बंद की, बस एक मिरेकल की उम्मीद में, और वो चमत्कार हो गया। उसके पीयूप की एक छोटी सी आवाज ने हेलहाउंड को उसकी रेज ट्रांस से बाहर खींच लिया। वो झटके से अपना वार साइड में मोड़ देती है, जिससे बर्फ की पकड़ टूट जाती है। यहां तक कि बजर्क स्टेट में भी वो अपनी ऑफस्प्रिंग को पहचान रही थी। सच्ची मां की विल पावर थी वो। ये देखकर स्ट्रॉबेरी कैट भी पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने झट से छलांग लगाई। सीधे सीलिंग पर जाकर वो टेक्नोलॉजी सिस्टम तोड़ दिया जो रेड मिस्ट फैला रहा था। एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ पूरा घर हिल गया और इसी दौरान ब्लॉन्डी का मेटल केज भी टूट पड़ा। अब ब्लॉन्डी पूरी तरह फ्रीक आउट हो चुका था। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो विन और उसके बीस्ट से बेगिंग करने लगा, प्लीज, आई वोंट डू इट अगेन। यहां तक कि उसने अपनी फैंटम बीस्ट बॉल्स निकालकर विन के हवाले कर दी। देख, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, प्लीज बिलीव मी। पर विन मूर्ख नहीं था। वो कोई ऐसा बच्चा नहीं था जो एक ऑब्वियस लाई पर भरोसा कर ले। उसे याद था कि ये वही आदमी है जिसने अपने बंदी बनाए हुए बीस्ट से भी यही बेगिंग सुनी थी, और फिर भी उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्हें मार डाला। तो अब जब उसी के साथ वही होने वाला था, तो उसे कोई राइट टू कंप्लेन नहीं था। ब्लॉन्डी फिर भी एक्सक्यूजेस देता रहा। अगर तूने कुछ किया तो पुलिस तुझे पकड़ लेगी। पर विन ने उसकी ही बातें उसे वापस सुना दी। तू ही तो कहता था ना, इस सीक्रेट रीजन में एक दो बीस टेमर की मौत कोई बड़ी बात नहीं होती, तो अब तू भी उसी में गिना जाएगा। अब ब्लॉन्डी पूरी तरह डेस्परेट हो गया, पर विन के पेशेंस की लिमिट खत्म हो चुकी थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब वक्त है उस मां कुतिया को उसका बदला देने का। उसके और उसके बच्चे के साथ जो कुछ भी तूने किया, उसकी सजा तुझे अब वहीं देगी। इतना कहकर विन ने पीठ मोड़ ली और मां हेलहाउंड की आंखों में वो जली हुई नफरत फिर से चमक उठी। ब्लॉन्डी की चीखें धीरे धीरे गायब होने लगीं। धीरे धीरे वो बस एक दूर की गूंज बनकर रह गईं। अजीब बात यह थी, हालांकि ये विन की पहली किल थी, फिर भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। ना कोई गिल्ट, ना कोई रिग्रेट, बस एक ठंडी सी इंडिफरेंस, जैसे किसी की जान लेना अब उसके लिए बस एक और काम बन गया हो। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि जो कुछ भी ब्लॉन्डी ने किया था, उसके बाद उसे सिंपैथी के लायक नहीं छोड़ा था। सब कुछ खत्म होने के बाद विन ने स्ट्रॉबेरी कैट को उठाया और वहां से निकलने ही वाला था कि किसी ने उसके कपड़ों को हल्के से खींचा। वो मामा हेलहाउंड थी। उसने ऊपर देखा, फिर धीरे से अपने पियब को उसकी ओर धकेला, मानो कह रही हो, अब यह तेरी जिम्मेदारी है। विन कुछ पल के लिए हैरान रह गया। इतनी ताकतवर बनने के बाद वो अपनी ऑफस्प्रिंग की खुद रक्षा कर सकती थी, फिर भी वो उसे विन के हवाले क्यों कर रही थी? और तभी सिस्टम ने सच्चाई दिखाई। उसका लाइफ फोर्स बहुत कम रह गया था। उसके वुंड्स नहीं, बल्कि उसकी अननेचुरल फोर्स्ड एवोल्यूशन ने उसकी सारी एनर्जी ड्रेन कर दी थी। अब कोई हीलिंग मेथड उसे नहीं बचा सकता था। विन ने बिना किसी झिझक के उस प्यप को अपनी बाहों में उठा लिया और धीरे से कहा, अब ये मेरा वादा है, जब तक ये बड़ा नहीं होता, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगा। मां हेलहाउंड ने आखिरी बार अपने बच्चे की ओर देखा। उसकी आंखों में एक शांति थी। उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। वो गिरने वाली थी, पर उसने खुद को रोका। वो अपने बच्चे के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी।
और जब विन उसे लेकर नजर से ओझल हो गया, तभी उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की। उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। अगले दिन विन और उसके पेट्स आखिरकार उस फॉरेस्ट से बाहर निकल आए, पर विन का माइंड अब भी सवालों से भरा हुआ था। वो सोच रहा था, मैं इन दोनों बीस्ट्स से कंट्रैक्ट क्यों नहीं बना पा रहा। उसने हर ऑनलाइन मेथड आजमाया, पर कोई काम नहीं आया। आखिर उसने सोचा, शायद अब भी वक्त नहीं है, पहले इन्हें रेस्ट मिलनी चाहिए। वो एक सेफ एरिया में पहुंचा, जहां कुछ और टेमर्स भी थे। वहीं उसने एक नाइस स्पॉट चुना, जहां उसके पेट्स आराम कर सकें। आराम करते वक्त विन ने कैजुअली अपने सिस्टम मेन्यू में झांका। देखा कि एवोल्यूशन मटेरियल्स क्या चाहिए। डॉग के लिए तो मटेरियल्स थोड़े आसान थे, मैनेजेबल, पर स्ट्रॉबेरी कैट के लिए जो उसने देखा, वो हैरान रह गया। हर एक आइटम की रिक्वायरमेंट 90 सेंटेड पीसेस। इतनी बड़ी संख्या देखकर विन बोला, ये तो कोई विजुअल बग ही लगता है। कम से कम एवोल्यूशन क्रिस्टल अब भी सिर्फ एक ही चाहिए था, वरना तो ये नामुमकिन था। आखिरकार उसने अपने पेट्स को आराम करने के लिए सेटल किया। वो जगह काफी सेफ थी और वहां कुछ टेमर्स बातें कर रहे थे। विन ने कैजुअली ओवरहियर किया और वहीं उसकी अटेंशन अटक गई। वो कह रहे थे, माइंड में फिर से कुछ मौतें हुई हैं। बाकी लोग इसे नॉर्मल मान रहे थे, पर विन के दिल को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने तुरंत महसूस किया, कुछ गड़बड़ है। अपने अनुभव के बाद वो किसी भी कोइंसिडेंस को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तो बिना झिझक वो उन दोनों टेमर्स के पास गया और बोला, सारी डिटेल्स बताओ, क्या हुआ वहां। उसका सडन टोन सुनकर दोनों घबरा गए, पर उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने सब कुछ बता दिया। और उधर उसी माइन के अंदर अंधेरे में वही 3 आइड नाइट वुल्फ फिर से रैम्पेज पर था। शिकार पर निकला हुआ, उसकी आइज में जलता हुआ हिंसक हंगर, मानो इस बार किसी की कहानी खत्म होने वाली थी। वो 3 आंखों वाला नाइट वुल्फ अब किसी दानव से कम नहीं था। हर वर्कर को बिना दया के मार रहा था। और इस सब के बीच में वही स्लीवलेस कमीना खड़ा था। हाँ, वही जिसने पहले वीविन से टकराव किया था। अब उसके पास एक नेचुरल बीस्ट सूट था, और उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज, उसने ओल्ड मैन वांग को अपना वफादार कुत्ता बना लिया था। वो बुजुर्ग जो कभी माइनर था, अब उसी बीस्ट को फीड कर रहा था जिसने उसके जैसे लोगों को निगल लिया था। उस कमीने की मदद से उसने 10 से ज्यादा वर्कर्स को मारा था, और उसकी नाइटमेयर वुल्फ फिर से इवॉल्व होने के कगार पर थी। इनाम में उसने अपनी बीस्ट ऑब निकाली। उसके अंदर था एक वो क्रीचर जिसे ऑर्गेनाइजेशन ने खुद अप्रूव किया था। वो उसे ओल्ड वांग को देते हुए बोला, अब तेरे पास भी एक बीस्ट होगी जो तेरे लिए मरेगी भी और मारेगी भी। वांग की आंखों में पागलपन था। वो हंसते हुए बोला, अब मैं भी बनूंगा असली टमेर। और फिर उसने वादा किया, कल और ज्यादा शिकार लाऊंगा और ये माइन खून से फिर लाल होगी। अगले दिन जैसे उसने कहा था, वो नए वर्कर्स लेकर आया। लेकिन जैसे ही उसने भीड़ देखी, उसकी नजर एक अजीब से हुडेड शख्स पर पड़ी जो बाकी सबसे अलग था। उसकी क्यूरियोसिटी जाग उठी और वो उसकी तरफ बढ़ा। पर वो शख्स कोई आम वर्कर नहीं था। वो था विन, जो अब गुस्से और नफरत से भरा हुआ था। उसे साफ दिख गया, ओल्ड वैंग सिर्फ गुनहगार नहीं था, वो तो अब दानव का साथी बन चुका था। विन ने कोल्ड आवाज में कहा, अब तेरा अगला शिकार मैं हूं। लेकिन उसी वक्त एक औरत बीच में आ गई, चेनली नाम की। वो बोली, तुम हमारे लीडर से ऐसे बात नहीं कर सकते। विन ने हल्की मुस्कान दी और बोला, बच्चों को माइन में आने की इजाजत नहीं होती। वो औरत भड़क उठी, पर वंग फिर से अपने लीडर मोड में आ गया, सबको शांत करवाते हुए, जैसे सब कुछ नॉर्मल रूटीन हो। पर विन के अंदर कुछ और चल रहा था। उसे चेनली की नर्वस नजरें दिखीं। वो समझ गया, वो कोई ऑर्डिनरी वर्कर नहीं थी। वो थी एक अंडर कवर कॉप जो इन मौतों के पीछे की सच्चाई उजागर करने आई थी। लेकिन अब वो सब एक ऐसी जगह जा रहे थे जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। जैसे ही वांग ने पोर्टल एक्टिवेट किया, सब अंदर चले गए और विन को फिर से वही पुराने खून और डर की यादें घेरने लगीं। पर इस बार उसने खुद से कहा, अगर मेरे शक सही हैं, तो अगला नाम मेरे किल लिस्ट में वांग का होगा। सबको बताया गया
सावधान रहना जरूरी है। ये केव अनपेक्षित और खतरनाक थी। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुरंत मदद बुलाने को कहा गया था। ब्रीफिंग खत्म होते ही वर्कर्स ने अपने अपने पार्टनर ढूंढने शुरू कर दिए। हर कोई उस साथी को चुन रहा था जिस पर उसे भरोसा था। पर जैसा हमेशा होता है, वो छोटी सी औरत चैनली अकेली रह गई। वो नजारा उसके लिए नया नहीं था। छूट जाना अब एक आदत बन चुकी थी। लेकिन विन की नजरें तेज थीं। उसने तुरंत उसकी उदास आंखों में वो झलक देख ली और बिना सोचे कहा, अगर चाहो तो हम टीम बना सकते हैं। वो अचानक चौंक गई, थोड़ी शर्मिंदा भी हुई और जल्दबाजी में बोली, ना नहीं, मैं अकेले कर लूंगी। विन ने बस ठंडे लहजे में कहा, ठीक है। और जैसे ही मुड़ने लगा, वो तुरंत बोली, रुको, माफ करना, मुझे साथ चाहिए। विन बस हल्का मुस्कुराया। उसे पहले से पता था वो नई थी। चेन ली ने झूठ नहीं बोला, बस बोली, मैं स्ट्रांग हूं, संभाल लूंगी। पर विन की चिंता उसकी ताकत नहीं थी। वो बोला, ओल्ड वांग से दूर रहना, वो आदमी भरोसे लायक नहीं। वो चौंकी, क्यों, क्या किया उसने? पर विन ने बस इतना कहा, बस समझ लो, ये एक चेतावनी है। माना या ना माना, ये तुम्हारे ऊपर है। थोड़ी देर बाद चेनली थक चुकी थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। वुइन को उसके अंदर खुद की झलक दिखाई दी। वो भी कभी ऐसा ही था। और जैसे ही वो मदद करने बढ़ा, अचानक एक तेज चीख गूंजी। पूरी टीम तुरंत दौड़ी, दिल की धड़कनें तेज, हथियार तैयार। पर जब पहुंचे तो जो दिखा उसने सबको हैरान कर दिया। वो चीख डर की नहीं, खुशी की थी। वर्कर्स ने एक मैसिव क्रिस्टल खोज निकाला था, इतना बड़ा कि उसकी कीमत लाखों गोल्ड में थी। और जिसने सबसे पहले उसे देखा था, वो ब्राउन हेयर्ड लड़का बोला, ये मेरा हिस्सा सबसे बड़ा होगा। सबने हंसकर कहा, बिल्कुल, तू डिजर्व करता है। वो एक दूसरे के लिए खुश थे। सच में टीम स्पिरिट जिंदा थी। पर हर कोई इतना साफ दिल नहीं था। ओल्ड वांग अलग सा लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब अंधकार था, एक साया जो अब पूरी तरह उसके दिल पर कब्जा कर चुका था। कभी वो सोच भी नहीं सकता था कि किसी खजाने को अपने लिए रखेगा। पर अब वो इंसान नहीं, लोभ का दास बन चुका था। कभी ऐसा वक्त था जब ओल्ड वैंग अपने साथियों से एक क्रिस्टल भी छुपाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अब उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, सारा ट्रेजर मेरा होगा। वो दिन उसके लिए परफेक्ट चांस था, क्योंकि वो पर्पल हेयर्ड बीस्ट टमर आज आसपास नहीं था। मतलब अब कोई नहीं जो उसे रोक सके। उसने मन ही मन मुस्कुराया, बस इन सबको रास्ते से हटाना है और ये सारा लूट मेरा होगा। एक दिन मैं भी उस बीस्ट टेमर से ज्यादा ताकतवर बनूंगा। लेकिन तभी उसके ख्याल टूट गए। वो ब्राउन हेयर्ड लड़का बोला, रूल के हिसाब से 68% मेरा, 10% कंपनी का और बाकी 30% सबके बीच बराबर। बाकी सबने सिर हिलाया। सब जेन्युइन थे, कोई ग्रीड नहीं, बस टीम वर्क। लेकिन वांग के अंदर कुछ और ही तूफान चल रहा था। वो उस लड़के को देख रहा था और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। वो बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो। पर उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे कुछ अंधेरा छुपा था। जैसे ही मौका मिला, उसने वार किया, तेज, खामोश और बेरहमी से। एक ही झटके में उसने उस लड़के को खत्म कर दिया। खून पत्थरों पर बिखर गया। बाकी वर्कर्स के चेहरे सफेद पड़ गए। वांग बस खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसे डर नहीं लगा, बल्कि उसे मजा आया। बाकी सब कांप रहे थे, लेकिन वांग अब पूरी तरह पागल हो चुका था। उसकी आंखें हर वर्कर पर घूमी। अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। दूर खड़ा विन ये सब देख रहा था। वो जानता था कि वांग बुरा इंसान है, लेकिन इतना नीचे गिर जाएगा वो उसने कभी नहीं सोचा था। अब वांग और शैडो हंटर गिल्ड में कोई फर्क नहीं बचा था। एक वक्त था जब वो आदमी था, अब वो बस एक राक्षस था। विन के अंदर गुस्सा उबल रहा था। बस अब और नहीं। तभी चेनली आगे बढ़ी। बंदूक सीधी वांग की तरफ तनी हुई। वो बोली, बस अब बहुत हुआ। बाकी वर्कर्स को थोड़ी राहत मिली। कम से कम अब कोई तो कंट्रोल में था। वांग ने धीरे से हथियार फेंका। मैं सरेंडर करता हूं। उसकी आवाज में झूठ साफ था। चेनली ने शक से देखा। कोई चाल मत चलना।
लेकिन विन ने सब समझ लिया था। वो जानता था ये बूढ़ा लोमड़ी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। अचानक विन की नजर वांग के हाथ की हल्की सी हरकत पर गई और उसके इंस्टिंक्ट्स ने तुरंत अलार्म बजाया। वो चिल्लाया, चेन ली, मूव! उसी पल जमीन फट गई। पत्थर और बर्फ के टुकड़े हवा में उड़े और नीचे से एक खतरनाक हमला बाहर निकला। चेनली किसी तरह बची, लेकिन उसके कंधे पर गहरा घाव लगा। जमीन के नीचे से जो हमला निकला था वो किसी साधारण जानवर का नहीं था, वो था शैडो स्कॉर्पियन। चेनली ने तुरंत समझ लिया, डैम, ये तो वेनम वाला है। अगले ही पल उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। मसल्स लॉक हो गए, सांस अटक गई और तभी उसे एहसास हुआ वो मुसीबत में है। वांग ने उसकी हालत देखी और पागलों की तरह हंस पड़ा। वो आगे बढ़ा, धीरे धीरे, जैसे अपनी जीत का मजा ले रहा हो, और चेन ली के हाथ से बंदूक छीन ली। लेकिन वो लड़की हारी नहीं थी। जहर से जूझते हुए भी उसने दहाड़ लगाई, भागो सब लोग भागो! बाकी वर्कर्स हिले भी नहीं, क्योंकि अब वंग के हाथ में बंदूक थी और हर किसी को पता था गन के सामने कोई नहीं भाग सकता। वंग अब खुद को अनटचेबल समझने लगा था। उसने उस स्लीवलेस बीस्ट टिमर की स्टाइल तक कॉपी कर ली। बोलता है, अगर तुम लोग इस औरत को खत्म कर दो तो मैं बाकी सबको छोड़ दूंगा। चेनली ने थूक फेंकते हुए बोला, झूठ मत बोल, तेरे पास 3 ही गोली बची हैं। अगर सब भाग जाए तो भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वंग ने सुना नहीं, वो बस मुस्कुराया, क्योंकि वो मान चुका था कि इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। वे भी वही करेंगे जो मैंने किया था, उसने सोचा, क्योंकि सर्वाइवल ही तो ह्यूमन नेचर है। लेकिन तभी धड़ाम, विन का मुक्का सीधा उसके चेहरे पर पड़ा। वांग कई फीट पीछे जा गिरा। विन बोला, तेरी बातों से अब घिन आने लगी है वांग। तू किसी को मार भी नहीं पाया सही से और खुद को हंटर कहता है। वांग ने खून थूका, फिर हंस दिया, तो तू ही है वो लड़का जिसकी बहन को मैंने जलाने की कोशिश की थी। विन की आंखें लाल हो गईं। वांग बोला, मुझे पता था वो जिंदा है, किसी ने उसका ख्याल रखा होगा, शायद तू ही। वो रुक कर बोला, तू सख्त है लड़के, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां से जिंदा कोई नहीं जाएगा। उसने फिर बार्गेनिंग शुरू की, अगर तुम लोग इस लड़के और औरत को मार दो तो मैं बाकियों को आजाद कर दूंगा। बाकी वर्कर्स हिचकिचाए। विन ने सोचा, क्या ये फिर वही रिपीट होगा? क्या फिर लालच जीत जाएगा? लेकिन नहीं, इस बार हिस्ट्री खुद को दोहराने वाली नहीं थी। वर्कर्स ने अपने टूल्स उठाए, उन्हें हथियार बना लिया और बोले, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे वांग। हम इंसान हैं, जानवर नहीं। वांग का चेहरा एकदम बदल गया। वो चिल्लाया, तुम सब मेरी बात नहीं मानोगे। अब उसे एहसास हुआ कि वो इंसान नहीं, बस एक कायर था, एक गंदा इंसान जो खुद के झूठ में जी रहा था। गुस्से में उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली निकलने से पहले ही पीछे से अचानक एक आइस बीम दागा गया। वांग संभल भी नहीं पाया। विन और उसका आर्कटिक वुल्फ अब मैदान में उतर चुके थे और उनके चेहरों पर साफ लिखा था, रिवेंज, कोल्ड परोसेंगे। बाकियों के दिल में अब पहली बार उम्मीद जगी, क्योंकि अब उनके साथ कोई साधारण इंसान नहीं, एक बीस्ट मास्टर खड़ा था। अब यह लड़ाई जिंदा रहने की नहीं, जीतने की थी। लेकिन वांग का घमंड अभी भी आसमान पर था। वो हंसा, यह छोटा सा बीस्ट मेरे विशाल मॉन्स्टर के सामने। और उसने पहला हमला किया, स्मोक वेनम, ऐसा जहर जो पूरे इलाके की हवा को मार सकता था। पर हमारा लड़का तैयार था। उसने आइस वुल्फ को सिग्नल दिया और अगले ही पल एवलांच फट पड़ी। जहर हवा में जम गया और सीधा स्कॉर्पियन पर पलट हमला हुआ। लेकिन वो जानवर इतना बड़ा होकर भी चौंका देने वाला तेज था। वो एक बाल के फर्क से छूका और मिट्टी के अंदर घुस गया, फिर से चुपके से वार करने के लिए। वांग मुस्कुराया, उसे लगा जीत उसके हाथ में है। वो बोला, अगर अभी घुटनों पर गिर गया तो शायद मैं तेरी जान बख्श दूं। विन ने धीरे से कहा, अगर तू खुद भी रोकर माफी मांगे तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही वांग बौखला गया। उसने अपने बीस्ट को सीधा विन पर हमला करने का आदेश दिया। लेकिन तभी एक बिजली की तरह कुछ नीचे गिरा। स्ट्रॉबेरी कैट, एक किक।
और वो राक्षसी स्कॉर्पियन हवा में उछल गया। वांग की आंखें फटी रह गईं। वेट, उसके पास 2 बीस्ट्स। लेकिन वुइन के पास अब बातों का वक्त नहीं था। उसने पिकैक्स उठाई। उसकी नजरों में सिर्फ एक अंत था। वो वांग को खत्म करने जा ही रहा था कि चेन ली ने उसका हाथ पकड़ लिया। जड़ से कमजोर होने के बावजूद उसकी आवाज मजबूत थी। अगर तुमने उसे मार दिया तो तुम वापस कभी पहले जैसे नहीं रहोगे, वो बोली। उसे मैं अरेस्ट करूंगी, जस्टिस मैं दूंगी, तुम खून मत करो। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर विन ने पिकैक्स छोड़ दी। थोड़ी देर बाद वांग को हथकड़ी लगा दी गई। सबको लगा सब खत्म, लेकिन तभी पूरी गुफा हिलने लगी। पत्थर टूटने लगे, छत टाइट गिरने वाली थी। सबको भागना पड़ा, मगर चेन ली तो अभी भी जहर से कमजोर थी। उसी वक्त ऊपर से एक बड़ा पत्थर उसके सिर पर गिरने वाला था, पर विन ने बिजली की रफ्तार से उसे खींच लिया। उसने उसे बचा लिया, पर जब वापस मुड़ा, वांग गायब था। विन की आंखें ठंडी पड़ गईं। भागने नहीं दूंगा, उसने अपने बीस्ट्स को आदेश दिया। उसे बाहर तक ले जाओ, चेनली की रक्षा करो। और वो अकेला वांग के पीछे दौड़ पड़ा। अचानक पीछे से चट्टानों का ढेर गिरा, रास्ता बंद। अब वुइन और वांग एक ही गुफा में बंद थे। वांग ने फिर अपनी घटिया मुस्कान दिखाई। लगता है हम दोनों एक ही हाल में हैं, लड़के। वुइन ने धीरे धीरे अपना हथियार निकाला। वांग चुप हो गया। जैसे ही वान ने बात शुरू की, उसने सीधे मुद्दे पर वार किया। वुआन गुस्से में सीधा, बता, तूने इतना सब क्यों किया? वर्कर्स को क्यों कुर्बानी बनाया? वोंग ने जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसने तुरंत कबूल किया कि वो सब किसी और के कहने पर कर रहा था, उसी आदमी के जिसने कुछ समय पहले उन पर हमला किया था। अगर वो उसकी बात नहीं मानता तो वो आदमी उसके पुराने मर्डर का सच सबके सामने खोल देता। वोंग की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि चालाकी चमक रही थी। वोंग धीमी हंसी। अब तो हम दोनों ही फंसे हैं। क्यों ना मिलकर उस आदमी को ही उल्टा बेवकूफ बनाएं? लेकिन वुआन को ऐसे गंदे इंसान की मदद की जरूरत नहीं थी। उसने बिना कुछ और बोले ऊपर की चट्टान पर निशाना साधा। दड़ाम! एक विशाल पत्थर वोंग के ऊपर गिरा, उसी तरह जैसे उसने वर्कर्स को मरवाया था, केव कोलैप्स के बहाने। वुआन ने उसे ऐसी मौत दी जिसमें कोई गोली का निशान नहीं, कोई शक नहीं, बस एक्सीडेंट। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। वोंग का शरीर टूटने के बाद भी एक काली गंदी औरा उसकी लाश से उठी और गुफा की दरारों से होती हुई सीधे स्ट्रॉबेरी कैट में समा गई। बेचारा कैट वहीं गिर पड़ा और बाकी लोग समझे कि वो थकावट से बेहोश हो गया। सब बोले, चिंता मत कर, हम उसके मास्टर को बाहर निकाल लेंगे। और उन्होंने सच में उसे बचा लिया। थोड़ी देर बाद वन अस्पताल के बेड पर जागा। उसके दोनों बीस्ट्स उसके पैरों में शांति से सो रहे थे। वो सच में खुद को खुश नसीब महसूस कर रहा था। पर शांति ज्यादा देर नहीं चली। कमरे में कोई आया और माहौल एकदम बदल गया। सफेद कोट देखकर लगा डॉक्टर होगा, पर नहीं, वो थी बायजुए, वाइस प्रेसिडेंट, बीस्ट टेमर एसोसिएशन। और भाई, वो सच में कमाल की थी। इतनी हाई रैंक वाली खुद मिलने आए, मतलब मामला सीरियस था। वुआन ने फौरन पूछा, वुआन, कुछ प्रॉब्लम है? बीजुए ने शांत आवाज में सच्चाई रखी। बीजुए, तुम्हारे पास बीस्ट टेमर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है। नियमों के अनुसार तुम्हें अपने बीस्ट सरेंडर करने होंगे। वन के अंदर खून खौल उठा। उसके साथियों को कोई छीन नहीं सकता था। लेकिन बायजुए पूरी तरह कठोर नहीं थी। बायजुए, मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। टेमर एग्जाम दो। पास हुए बीस्ट्स तुम्हारे, फेल हुए बीस्ट एसोसिएशन उन्हें ले लेगी। वन को बात तो माननी पड़ी, पर उसे एक बात समझ नहीं आई। ये बड़ी अधिकारी खुद उसके पास क्यों आई? और कारण सुनकर वो चुप हो गया। माइंड कोलैप्स के दौरान उसके फैंटम बीस्ट्स ने बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के उसके लिए जान लगा दी। सामान्य बीस्ट्स इंसानों से नफरत करते हैं। बिना कॉन्ट्रैक्ट कोई बीस्ट किसी इंसान को बचाने की कोशिश नहीं करता। यानी कुछ बहुत बड़ा था वन और उसके बीस्ट्स के बीच, और यही जानने बीसुए खुद आई थी। असल में बायजुए यहां किसी दया के कारण नहीं आई थी। उसकी असली वजह कुछ और ही थी। वो जानना चाहती थी कि वन ने आखिर ऐसा क्या किया जिससे उसके बीस्ट्स बिना कॉन्ट्रैक्ट के उसकी जान बचाने पर उतर आए।
क्योंकि दुनिया की पूरी बीस्ट टेमिंग थियोरी यही कहती है, बिना कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट इंसान के लिए उंगली तक नहीं उठाता, और यहां तो जान देने को तैयार थे। यानी यह मौका जो उसने दिया असल में एक जाल था। अगर वन एग्जाम देता तो उसे अपने मेथड्स दिखाने पड़ेंगे, यानी सीधा सीधा वो बाइजुए के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। और सबसे मजेदार बात, बाइजुए ने इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं की। वो बस शांत खड़ी रही, जैसे कहना चाहती हो, सोच जो सोचना है, सच्चाई यही है। मामला तय हो चुका था तो वो मुड़कर जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही वान ने पूछ लिया, वान, माइंड के लोग, वो सब ठीक है ना? बीजुए ने ना हां कहा ना ना। लड़की ने बस मुस्कुराकर कहा, जल्दी ही जान जाओगे। लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी दी, थोड़ा शोर जरूर होगा। और वाकई अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला। वो जाग गया, किसी ने चौंक कर कहा। वो थी चेन, और साथ में नर्स भी थी। चेन की आवाज कमरे में गूंज उठी, तुम ठीक तो हो ना? नर्स ने फौरन टोका, इतना चिल्लाओ मत। तभी वांगवान को एहसास हुआ, बशी सही कह रही थी, ये वाकई नॉइजी होने वाला था। वो खिड़की से झांकता है। बशी पहले ही अपने फ्लाइंग फैंटम बीस्ट पर सवार होकर जा चुकी थी। हाथ हिलाते हुए अलविदा कहती है, जबकि वांगवान बस उसे जाते हुए देखता रह गया। चेन ने फिर उसका सिर पकड़ लिया। मैं तुमसे बात कर रही हूं, वो चिल्लाई। वांगवान सोचने लगा, कहीं सिर पर चोट तो नहीं लगी? और एक पल को तो उसे सच में लगा कि वो फिर से बेहोश हो जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें बिस्ट एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। सूरज ऊंचाई पर था। एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर वो लेडी एक पर्सन के सामने खड़ी थी। वो थे प्रेसिडेंट। लेडी ने उसे बीस्ट टैमर सर्टिफिकेशन एग्जाम के कैंडिडेट्स की लिस्ट सौंपी। प्रेसिडेंट ने पेपर देखते हुए पूछा, क्या यही वो एक्सेप्शनल बच्चा है जिसके बारे में तुमने बताया था? लेडी ने सिर हिलाया। हां, और मैंने उसे एग्जाम का टाइम भी बता दिया है। प्रेसिडेंट मुस्कुराया और बोला, जब कोई नहीं है थोड़ा रिलैक्स क्यों नहीं करती? लेडी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, वर्क आवर्स में सीरियस एटीट्यूड रखना जरूरी है। वांगवान डॉक्यूमेंट्स पलटता है। एक नाम पर नजर रुक जाती है। वो सोचता है, आखिर असली जीनियस कौन है, वो बच्चा या ये लड़की? तभी उसका फोन बजता है। कॉल लेबोरेटरी से थी। उसे यह कॉल पसंद नहीं आई। क्या एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता चला? उसके कानों में आवाज गूंजी। अभी नहीं, खबर मिलते ही बताऊंगा, उसने शांत होकर जवाब दिया। पर अंदर से जानता था वो उसे ढूंढ ही लेंगे। लेडी ने पूछा, क्या तुम्हें सर्च में मेरी मदद चाहिए? प्रेसिडेंट मुस्कुराया, नहीं, ये खतरनाक काम मेरे लिए ही रहने दो। सीन चेंज होता है बिल्डिंग के बाहर, जहां भीड़ जमा है, लोग उम्मीद से भरे हैं। आज बीस्ट टैमर एग्जाम का दिन है। उसी भीड़ में वंगवान भी पहुंचा। वो दो पुराने दोस्तों से टकराया, लाओगाओ और लाओ लियू। तीनों की आंखों में पुरानी यादें चमक उठीं। गौ ने हंसते हुए पूछा, ग्रेजुएशन के बाद कहां गायब हो गया था? लियू बोला, तेरी बहन ने कहा तू अब माइंस में काम करता है। फिर उसने याद दिलाया, हमने प्रॉमिस किया था ना, साथ में 20 टेमर बनेंगे। वंगवन थोड़ा झिझका, कुछ काम आ गया था, पैसे की जरूरत थी। लियू बोला, हम समझते हैं, पर अब तू बहुत दूर चला गया लगता है। वंगवान ने कहा, ऐसा नहीं है, बस सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। अचानक दो बीस्ट्स प्रकट होती हैं। सभी की नजरें उस पर टिक जाती हैं। स्ट्रॉबेरी कैट और एक्सट्रीम आइस डॉग। गांव ने पूछा, क्या ये दोनों तेरे हैं? वंगवान ने हंसकर कहा, हां और नहीं भी। लियू ने हैरानी से पूछा, मतलब? वंगवान बोला, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाया, कुछ कारण है। दोनों दोस्त चकित थे। बिना कॉन्ट्रैक्ट के ये कैसे मुमकिन है? लियू ने अंदाजा लगाया, शायद तूने लो क्वालिटी मटेरियल खरीदा या कोई धोखा दे गया। पर वांगवान जानता था मुद्दा कुछ और ही था। अनाउंसमेंट गूंजता है, सभी उम्मीदवार अपने एडमिशन कार्ड लेकर वेन्यू में जाएं। वातावरण में जोश फैल गया। तीनों दोस्तों ने मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाए। क्लासरूम में एग्जामिनर ने बताया, एग्जाम 3 चरणों में होगा। पहला, बेसिक नॉलेज टेस्ट, जहां तुम्हें मैजिकल बीस्ट्स दिखाए जाएंगे और जो कुछ जानते हो वो विस्तार से लिखना होगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट, जहां तुम अपनी बीस्ट के साथ या यहां की किसी बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। अगर सफल हुए
तो पास। तीसरा, कॉम्बैट टेस्ट, जहां तुम्हारी बीस्ट दूसरे उम्मीदवारों से लड़ेगी। 3 मैच जीते मतलब सर्टिफिकेशन पक्का। जो तीनों पास करेंगे बिगिनर लेवल बीस्ट टेमर बन जाएंगे और साथ में कुछ खास प्रिविलेज भी। एग्जाम शुरू हुआ, बॉक्सेस खोले गए और जादुई बीस्ट सामने आई। वो पल बिल्कुल वैसा था जैसे किसी को अपना पहला पोकेमॉन मिल रहा हो। एग्जामिनर की आवाज गूंजी, जो भी जानते हो सब लिखो। कई स्टूडेंट्स शिकायत करने लगे, ये सवाल इतने मुश्किल क्यों हैं? लेकिन वांगवान शांत था। उसकी नजरों में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे उसे पता हो वो यहां किस लिए आया है। पिछले साल ऐसा कोई सवाल नहीं आया था, लेकिन वांगवान के पास था सिस्टम, जिसने उसे हर बीस्ट की डिटेल एकदम साफ साफ बता दी। उसके लिए ये टेस्ट एक ओपन बुक एग्जाम जैसा था। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा, उम्मीद की कि वो ठीक होंगे, लेकिन उनके चेहरे देखकर समझ गया वो पहले ही हार मान चुके थे। वांगवान ने धीरे से फुसफुसाया, मेरे आंसर्स कॉपी कर लो। दोनों की आंखें चमक उठीं। भाई, तू तो सच में लाइफ सेवर है। 2 घंटे बाद रिजल्ट्स आने लगे। एग्जामिनर ने नाम पुकारे, जंग, संगवो, लीबाओ, वोंग, वहू, ल्यू, हाउ और गांव चोंग। गांव और ल्यू खुशी से झूम उठे। हम पास हो गए। उन्हें यकीन था वांगवान का नाम जरूर आएगा। उन्होंने मजाक में कहा, अगर तू पास हुआ ना तो हमें अपने एडॉप्टिव बच्चे समझ लेना। लेकिन जब आखिरी नाम बोला गया, वांगवान का नाम नहीं था। वो हैरान रह गया। कैसे? ये तो मुमकिन ही नहीं। उसके पीछे खड़े 2 लोग भी कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्होंने पहले से अरेंज किया था कि उसके फेल होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। वांगवान थोड़ा घबरा गया। कहीं सिस्टम में गड़बड़ी तो नहीं? उसने गांव और ल्यू से पूछा, क्या तुमने मेरे सारे आंसर्स वैसे ही कॉपी किए थे? उन्होंने कहा, पूरे नहीं, थोड़ा चेंज किया था ताकि एक जैसे ना लगे। वांगवान के मन में शक उठा, मतलब शायद करेक्ट आंसर्स बदल दिए गए। तभी एग्जामिनर की आवाज गूंजी, 2 लोगों ने परफेक्ट स्कोर हासिल किया है। सबकी नजरें मंच की तरफ मुड़ी। एक नाम ली वांगवान, दूसरा एक लड़की केसा। सीन चेंज होता है और हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है। कैफेटेरिया में सब उसी के बारे में बातें कर रहे थे। किसने परफेक्ट स्कोर पाया? वांगवान अब अटेंशन का सेंटर बन गया था। गांव बोला, भाई तू तो जीनियस निकला। वांगवान मुस्कुराया, बस किस्मत साथ दे गई। ल्यू ने छेड़ा, किस्मत भी स्किल होती है मिस्टर हम्बल। तभी एक ठंडी आवाज आई, तो तुम ही हो वांगवान? वो थी केसा। वो वही लड़की थी जिसने उसके बराबर स्कोर पाया था। वांगवान ने पूछा, क्या बात है? केसा मुस्कुराई, कुछ नहीं, बस याद दिलाना था। तुम्हारा 100 में से 100, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने जो देखा वो समझ लिया। लेकिन मेरा 100 असली मेहनत का नतीजा है। वांगवान का चेहरा सख्त हो गया। उसे महसूस हुआ वो उसे नीचा दिखा रही थी। वो आगे बढ़ा, तुम कहना क्या चाहती हो? केसा बोली, मैं कहना चाहती हूं कि अगर दोबारा मिली तो तुम्हें हराकर साबित कर दूंगी रियल जीनियस कौन है। उसने ठंडे लहजे में जोड़ा, वैसे मुझे पता है तुमने चीटिंग की है। रिपोर्ट कर दूं क्या? वांगवान के कदम पीछे हटे। डर उसके चेहरे पर साफ था। तभी उसने उसकी फैंटम बीस्ट देखी, 1 नंबर 32 पैटर्न आइस पाइथन, जिसकी आइस एट्रीब्यूट चमक रही थी। सिस्टम ने तुरंत डेटा दिखाया, लेवल 25 से 30 स्ट्रेंथ, 55 से 60 एजिलिटी, 50/70 इंटेलिजेंस, 60/60 स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट, आइस वीक एट्रीब्यूट, फायर एबनॉर्मलिटी, करप्शन ऑफ माइंड। वांगवान बोला, तुम्हारी बीस्ट में कुछ गड़बड़ है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले सिस्टम चेक कर लो। केसा ने तंज कसा, मुझे अपनी बीस्ट की हालत अच्छी तरह पता है। मुझे तुम्हारी गाइडेंस नहीं चाहिए। फिर बोली, तुम्हें सिर्फ गंदे ट्रिक्स आते हैं। अगली बार अगर ड्यूल हुआ तो तुम्हें सबके सामने ह्यूमिलिएट कर दूंगी। वो चली गई, लेकिन जाते जाते कहा, प्रे करना शुरू कर दो मिस्टर जीनियस। अपने कमरे में पहुंचते ही केसा ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की। मुझे हारना नहीं है। उसने अपनी बीस्ट जेनिफर को सहलाया, हम दोनों आज से और मेहनत करेंगे। लेकिन उसे पता नहीं था जेनिफर की आंखों में कुछ बदल चुका था। एक अजीब ठंडी चमक थी वहां। दोपहर में दूसरा टेस्ट शुरू हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन टेस्ट। एग्जामिनर की आवाज गूंजी, जंग और पोपोराइट,
कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल। गांव बोला, भाई ये तो बोनस राउंड है। ल्यू ने हंसते हुए कहा, हाँ, कोई बेवकूफ ही होगी जो अपनी बात न मानने वाली बीस्ट लाएगा। लेकिन वांगवान के लिए यह राउंड सबसे मुश्किल था। उसने स्ट्रॉबेरी कैट की तरफ देखा। कृपया गड़बड़ मत करना। कैट ने उसे ऐसे देखा जैसे कहना चाहती हो, तू बहुत सोचता है। एग्जामिनर ने नाम पुकारा, ली वांगवान, तुम्हारी बारी। दोनों दोस्त चिल्लाए, जा भाई, तू कर लेगा। वो आगे बढ़ा। मैजिक सर्कल एक्टिवेट हुआ। स्ट्रॉबेरी कैट के नीचे नीली लाइट्स चमकी। अचानक म्याऊ, एक जोरदार आवाज गूंजी। जमीन हिल उठी। सभी शॉक थे। कुछ हंस रहे थे। इतना ड्रामा पहले कभी नहीं देखा। एग्जामिनर ने पूछा, क्या तुम किसी दूसरी बीस्ट के साथ ट्राई करना चाहोगे? वांगवान बोला, नहीं, मैं इसी के साथ करूंगा। वो जानता था स्ट्रॉबेरी कैट ही उसकी सच्ची पार्टनर है। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ। स्ट्रॉबेरी कैट फाइट करती रही, उसके चेहरे पर पंजे मारती रही। एग्जामिनर ने सिर हिलाया। हिस्ट्री में पहली बार किसी को बीस्ट ने खुद रिजेक्ट कर दिया। भीड़ हंस रही थी, केसा मुस्कुरा रही थी। देखा, यही है तुम्हारा असली लेवल। वो आगे बढ़ी और बोली, अब देखो असली जीनियस क्या होता है। एग्जामिनर ने इशारा किया, शुरू करो। मैजिक सर्कल उनके नीचे उभरा। नीली लाइट उसके चारों ओर घूमी। उसकी चेस्ट और जेनिफर की फोरहेड एक साथ चमकने लगी। सभी की सांसें थम गईं। कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस बार जो जुड़ने वाला था वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि किस्मत थी। फिर जेनिफर अचानक वायलेंट हो गई और जोर से हिस्सस किया। यह देखकर केल्सा हैरान रह गई। उसकी विंड की गश इतनी जोरदार थी कि वहां मौजूद हर कोई प्रभावित हुआ, यहां तक कि एग्जामिनर भी दंग रह गया। वांगवान ने तुरंत उसे पकड़ लिया ताकि उसके हमले से बच सके। दोनों साथ में पेवमेंट पर गिर पड़े। वांगवान उस स्टूपिड औरत पर अनॉयड था, क्योंकि उसने पहले ही चेताया था कि इसे चेक करवाओ। उधर बाकी परीक्षार्थी भागने लगे, क्योंकि फैंटम बीस्ट पूरी तरह बरसर्क हो चुकी थी। केल्सा अपनी बीस्ट जेनिफर की तरफ दौड़ी, लेकिन वांगवान ने उसका हाथ पकड़कर रोका। वह बोला, रुको, अभी मत जाओ, तुम्हारी बीस्ट बहुत खतरनाक हालत में है। केल्सा ने झटके से हाथ छुड़ाया और बोली, जेनिफर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह उसे शांत करने के लिए पुकारती है, लेकिन जेनिफर उसके सामने ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ रुकती है। केल्सा को राहत मिलती है, लेकिन अगले ही पल जेनिफर उस पर झपट पड़ती है। जेनिफर सीधा बिल्डिंग में जा टकराती है और सब कुछ तोड़ देती है। केल्सा हिल जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी खुद की बीस्ट उस पर हमला करेगी। केल्सा हिल जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी खुद की बीस्ट उस पर हमला करेगी। उसे अपनी बचपन की यादें याद आने लगती हैं, जब उसके माता पिता हमेशा उसके भाई की तारीफ करते थे और चाहते थे कि वह भी उसके जैसी बने। गुस्से में उसने अपनी फैंटम बीस्ट जेनिफर आइस पाइथन को हद से ज्यादा ट्रेन किया। वह थकी हुई थी, लेकिन केल्सा ने उसे और मेहनत करने को मजबूर किया। अब उसे एहसास हुआ कि शायद उसी वजह से जेनिफर उसे नफरत करने लगी। वह अपने बचाव के लिए तैयार हुई। तभी स्ट्रॉबेरी कैट बीच में कूद पड़ी और जेनिफर को जोरदार पंच मारा। वांगवान चिल्लाया, स्ट्रॉबेरी, उसे रोक दो और सबको यहां से निकालो। केल्सा हैरान थी, यह कैसे संभव है? इसका तो कॉन्ट्रैक्ट अभी बना भी नहीं। फिर भी स्ट्रॉबेरी कैट उसकी हर कमांड को मान रही थी। वांगवान बोला, इसके वीक स्पॉट पर वॉर करो, पेट में पंच करो। दोनों बीस्ट्स की भिड़ंत से जमीन हिल गई। टीचर्स भागते हुए पहुंचे और बोले, थैंक गॉड, तुमने हमें थोड़ा समय दे दिया। उन्होंने कहा कि अब वह इस बेकाबू पाइथन को हैंडल करेंगे। केल्सा ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज इसे मत मारो, यह हमेशा ऐसी नहीं थी। लेकिन टीचर्स बोले, ऐसी बीस्ट को बचाना नामुमकिन है, इसे डिस्पोज करना ही बेहतर है। वांगवान ने गुस्से में कहा, क्या तुम लोग इन्हें टूल्स समझते हो? ये भी लिविंग बीइंग्स हैं। फिर उसने स्ट्रॉबेरी कैट से कहा, अगर तुम भी वही फील करती हो जो मैं करता हूं, तो कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ रजिस्ट मत करो। अचानक एक गोल्डन लाइट दोनों को घेर लेती है। स्ट्रॉबेरी कैट वहीं शांत खड़ी रहती है और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। स्मोक छंटने पर सामने एक डिटरमिन्ड स्ट्रॉबेरी कैट थी, पूरी ताकत के साथ फाइट के लिए तैयार।
वो सीन किसी ब्रूसली मोमेंट से कम नहीं था। आइस पाइथन ने हमला किया, लेकिन स्ट्रॉबेरी कैट ने एक ही पंच में उसका अटैक रोक दिया। ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट बाई ने रिपोर्ट पढ़ी। टीचर ने बताया केल्सा की फैंटम बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त बेकाबू हो गई थी, लेकिन वांगवान ने कमांड देकर स्थिति संभाल ली। बाई ने पूछा, केल्सा ठीक है? उन्होंने कहा, हां, बस थोड़ी डरी हुई है। बाई सोच में पड़ गई। क्या इस घटना का रिश्ता उस रनअवे एक्सपेरिमेंटल बीस्ट से हो सकता है? उसने कहा, बाकी सब जा सकते हैं, लेकिन वांगवान नहीं। उससे मुझे कुछ बात करनी है। पास खड़ा एक आदमी बुदबुदाया, वाइस प्रेसिडेंट से मिलना? इस बच्चे का तो भविष्य तय है। वाइस प्रेसिडेंट ने मुस्कुराते हुए माना, वांगसवान, तुम हर बार मुझे हैरान कर देते हो। परीक्षा के दौरान उसकी क्षमताएं देखकर उसने सोचा, सिर्फ जूनियर बीस्ट टेमर सर्टिफिकेट देना इस लड़के के साथ नाइंसाफी होगी। वांगसवान ने झिझकते हुए कहा, मैं तो बस किस्मत वाला था। पर वाइस प्रेसिडेंट ने गंभीर स्वर में कहा, शर्माओ मत। ऐसे हालात में शांत रहना और सब संभाल लेना, यह किस्मत नहीं, काबिलियत है। फिर उसने योजना बनाते हुए कहा, मैं तुम्हें उच्चतम स्तर का सर्टिफिकेट दे रही हूं, लेकिन आगे की परीक्षा तुम्हें दूसरे स्थान पर देनी होगी। यह सुनकर वांगसवान हैरान रह गया। जैसे ही उसने सर्टिफिकेट लिया, उसकी आंखों में चमक आ गई। वाइस प्रेसिडेंट को भरोसा था, यह लड़का जल्द ही सीनियर बीस्ट टेमर बनेगा। अब जब वह आधिकारिक बीस्ट टेमर बन चुका था, तो उसके लिए एक नया मिशन तय था। दूसरी तरफ एक इमारत में अफरा तफरी मची थी। कुछ लोग हर चीज तोड़ रहे थे ताकि कोई सबूत न बचे। वे घबराए हुए थे क्योंकि केल्सा की फैंटम बीस्ट मरी नहीं थी। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, अगर पहले पता होता तो जहर इस्तेमाल करते। दूसरा बोला, वो लड़का कौन था जिसने पाइथन को काबू किया? कैसे कर पाया वो सब? उन्होंने रिपोर्ट खत्म की। जो भी तोड़ा जा सकता था सब तोड़ दिया है। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? वे पलटे। एक अजनबी पहले से वहां मौजूद था। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? वह बोला कुछ नहीं, बस मुस्कुराया। उनमें से एक ने बंदूक उठाई। ज्यादा सवाल मत पूछो। उसने ट्रिगर दबाया, लेकिन जैसे ही गोली चली, वह बीच हवा में मुड़कर उन्हीं पर लौट आई। सब दंग रह गए। क्या यह आदमी इंसान भी है? एक ने लोहे की पाइप से हमला किया, पर उसने उसे एक हाथ से पकड़ लिया और ठंडे स्वर में बोला, तुम लोगों ने गलत इंसान को छेड़ा है। उसने अपनी फैंटम बीस्ट को बुलाया, शैडो टाइप बीस्ट। सिर्फ उसकी परछाई से जमीन कांप उठी। बाकी सब घुटनों पर गिर गए। कृपा करो, हम सब तुम्हारे आदेश मानेंगे। वह झुका और पूछा, किसने तुम्हें यह सब करने का आदेश दिया? वे चुप रहे, डर के मारे कांपते हुए बोले, अगर बताया तो हमें मार दिया जाएगा। वह हंस पड़ा, तुम वैसे भी मरने वाले हो। फिर उसने अपनी बीस्ट बेरीटा को बुलाया। एक दहाड़ हुई, हवा में खून की गंध फैल गई। उनकी चीखें पूरे कमरे में गूंज उठीं। कुछ देर बाद बस सन्नाटा था। वह आदमी लाशों के बीच खड़ा रहा। एक शव के सिर पर हाथ रखकर आंखें बंद कीं। तुरंत उसके सामने यादों की झलकें उभर आईं। एक भागती हुई फैंटम बीस्ट, एक सोने जैसे बालों वाला आदमी जो दूसरों को आदेश दे रहा था, बीस्ट टेमर एग्जाम में गड़बड़ करो। वह समझ गया, असल गुनहगार वही था। इधर ऑफिस में वांगसवान ने वाइस प्रेसिडेंट से कहा, मुझे लगता है यह मिशन मेरे बस का नहीं है। वह मुस्कुराई, अब तुम इंटरमीडिएट लेवल बीस्ट टेमर हो, वांगसवान। अब समय है कि तुम वो बातें जानो जो सिर्फ इंटरमीडिएट्स जानते हैं। वांगसवान उत्सुकता से झुक गया। वह बोली, पहले लोग अमीर बनने का सपना देखते थे, अब हर कोई बीस्ट टेमर बनना चाहता है। जानना चाहते हो क्यों? वांगसवान ने कहा, क्योंकि बीस्ट टेमर्स के पास ताकत और स्टेटस दोनों होते हैं, और फैंटम बीस्ट्स उन्हें बहुत कूल बना देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने हल्की हंसी के साथ कहा, यह तो सिर्फ सतह है, असली वजह कुछ और है। फिर उसने गंभीर स्वर में समझाया, जब कोई इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंचता है, तब पुराने नियम उस पर लागू नहीं होते। एक आम इंसान गोली नहीं झेल सकता, लेकिन इंटरमीडिएट बीस्ट टेमर कर सकता है। वांगसवान ने आश्चर्य से पूछा, मतलब सच में गोली झेल सकते हैं? वह बोली, हां, एक खास तकनीक से। इसे कहते हैं सोल लिंक।
बीस्ट टेमर अपनी आत्मा को अपनी फैंटम बीस्ट की आत्मा से जोड़ देता है। जो नुकसान टेमर को होता है वो बीस्ट झेलती है, और जब तक उनमें से कोई एक पूरी तरह मर नहीं जाता, दूसरा नहीं मर सकता। उसी वक्त एक कैफे में एक नौजवान अपनी विशाल फैंटम बीस्ट के साथ बैठा था। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। एक आदमी उसके पास आया और बोला, तुम्हारी फैंटम बीस्ट ठीक लग रही है, क्या मैं ले जाऊं? उसने मुस्कुराकर फैंटम बीस्ट की लगाम उसके हवाले कर दी। आदमी जाते हुए बोला, डॉग वॉकिंग के लिए तुम बिल्कुल सही हो। लड़कियां जो पहले वह सब सुनकर मुस्कुराया। कहते रहो, असली हारने वाले तुम हो। उसे बीस्ट टेमर्स के लिए काम करने में कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि सिर्फ इसी बहाने दो खूबसूरत लड़कियों ने उसे नोटिस किया था। तभी उसने सामने एक और लड़के को देखा। उसने सोचा, शायद यह भी कोई डॉग वॉकर होगा। उस उम्र में असली बीस्ट टेमर भला कौन होता है? नौजवान ने गौर किया कि आसपास की लड़कियां दरअसल वांगवान की ही बात कर रही थीं, जो अपने स्ट्रॉबेरी कैट के साथ बड़े आत्मविश्वास से चल रहा था। यह देखकर नौजवान का चेहरा उतर गया। उसके मन में ख्याल आया, यह लड़का उनमें से नहीं हो सकता। मैं, जो फर्स्ट ग्रेड यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट हूं, अभी तक बीस्ट टेमर एग्जाम पास नहीं कर पाया, और अगर यह सच में बीस्ट टेमर है तो मैं अपनी गंदगी खा लूंगा। वांगवान पास की बेंच पर बैठा ही था कि तभी वो नौजवान उसके पास आया और पूछा, भाई, हर वॉक का कितना चार्ज लेते हो? वांगवान थोड़ी देर तक समझ ही नहीं पाया, क्योंकि उसके पास तो बिल्ली थी, कुत्ता नहीं। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वो नौजवान अकड़ गया और बोला, अरे न्यूबी, पता नहीं क्या, ऐसे लोग जो बीस्ट टेमर्स की फैंटम बीस्ट का कुछ वक्त तक ध्यान रखते हैं, उन्हें डॉग वॉकर कहते हैं। वांगवान को लगा कि शायद वो अपनी सर्विस ऑफर कर रहा है, तो उसने शांति से जवाब दिया, अभी जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ी तो मैं खुद ढूंढ लूंगा। यह सुनते ही नौजवान भड़क गया। इतना एटीट्यूड दिखा रहा है जैसे असली बीस्ट टेमर हो। हमारी उम्र का कोई बीस्ट टेमर नहीं बन सकता, समझा? उसी वक्त एक चमचमाती कार उनके सामने आकर रुकी। कार से उतरी बांशी, जो मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। उम्मीद है एक सम्मानित इंटरमीडिएट बीस्ट टेमर मेरी देरी को माफ कर देगा। वांगवान मुस्कुरा दिया, अब मजाक बंद करो, और वो उसकी कार में बैठ गया। बायशी ने ड्राइव करते हुए कहा, वो मिशन याद है ना जिसका मैंने जिक्र किया था? उसका पूरा डिटेल्स घर जाकर पढ़ लेना। कार आगे बढ़ी और पीछे खड़ा नौजवान स्तब्ध रह गया। पास खड़ी औरतें फुसफुसाईं, क्या वो सच में इंटरमीडिएट बीस्ट टेमर है? नौजवान के चेहरे पर शर्म और पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थीं। बायशी ने रास्ते में बताया कि असल में उसने खुद वांगवान को बीस्ट टेमर ट्रेनिंग सेंटर इसलिए लाया था क्योंकि उसे डर था कि पहली बार आने पर कोई उसे परेशान न करे। दरअसल 3 साल पहले एसोसिएशन ने शहर के ट्रेनिंग सेंटर में एक सीनियर बीस्ट मास्टर को डायरेक्टर बनाया था। वो जब खुश होता तो किसी भी लेवल के टेमर को सिखा देता, लेकिन जब मूड खराब होता तो सबसे टॉप टेमर को भी निकाल बाहर कर देता। वांगवान ये सुनकर चौंक गया। बायशी ने आगे बताया, पिछले 6 महीनों से हम खुद नए बीस्ट मास्टर्स को वहां ले जाते हैं ताकि पास रेट थोड़ा बढ़ सके, लेकिन उस डायरेक्टर के आने के बाद से शहर का पास रेट हर साल सबसे नीचे रहा है। यही वजह है कि प्रेसिडेंट को हेडक्वार्टर से बजट मांगने में परेशानी होती है। तभी दरवाजा खुला और केल्सा अंदर आई। वो मुस्कुराई और बोली, सॉरी, मैं लेट हो गई। वो वांगवान को देखकर हैरान रह गई। तुम भी पास हो गए? उसकी फैंटम बीस्ट जेनिफर दौड़कर आई और वांगवान के गाल पर हल्की सी किस कर दी। वांगवान खुश हुआ कि वो इतनी जल्दी ठीक हो गई है, लेकिन केल्सा ने जेनिफर का हाथ पकड़ लिया। वो हमारा दुश्मन है। फिर उसने वांगवान से कहा, भले ही तुमने मेरी मदद की हो, लेकिन एक दिन मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी। वांगवान मुस्कुरा दिया। उसने उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। तभी बायशी बोली, अब बहस छोड़ो, हमें मास्टर पेन से मिलना है। जैसे ही वे अंदर बढ़े, एक भारी भरकम मस्कुलर आदमी ने कहा, लगता है ये सर्टिफिकेट बैकडोर से मिला है। वांगवान ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या मतलब? पेन ने व्यंग्य से कहा, मतलब ये कि तुम लोग कनेक्शन के जरिए बीस्ट टेमर बने हो। आजकल तो यही चलन है।
बाइशी ने तुरंत विरोध किया। मैंने खुद वीडियो देखा है, संकट के वक्त इन्हीं ने सब संभाला था। लेकिन पेन नहीं माना। वीडियो एडिट भी हो सकते हैं। भागे हुए फैंटम बीस्ट को काबू करना तो बीस्ट टेमर की बुनियादी स्किल होती है। उसने सब बच्चों की तरफ देखा और कहा, अगर सच में टैलेंट है तो साबित करो, टेस्ट लो, ताकि पता चले कि तुम लोग कनेक्शन से नहीं आए हो। फिर उसने सीधा पूछा, क्या तुम लोग ये टेस्ट स्वीकार करते हो? केल्सा भड़क उठी। आप हमें चीटिंग का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? उसने गुस्से में कहा, हमने बीस्ट टेमर एग्जाम टॉप किया है। आपको यह हक नहीं कि हमारी काबिलियत पर शक करें। लेकिन पेन ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं बीस्ट टेमर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूं। अगर मैंने मंजूरी नहीं दी तो तुम लोग कभी किसी असल बीस्ट टेमर मिशन में हिस्सा नहीं ले पाओगे। वांगवान शांत रहा। ठीक है, उसने गंभीर लहजे में कहा, मैं समझ गया। वक्त जाया नहीं करते, साफ साफ बताइए, करना क्या है? पेन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। बहुत अच्छा, तुम्हें उस फैंटम बीस्ट का सामना करना होगा जो पहले से ही घायल और लंगड़ा पड़ा है। केल्सा चौंक गई। कौन सी बीस्ट? फ्लेम फॉक्स, पेन ने ठंडी आवाज में कहा। कोई बेरहम इंसान ने उसके साथ यह हाल किया है। क्या किसी ने इतनी प्यारी बीस्ट के साथ ऐसा किया? केल्सा के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। पेन ने गहरी सांस ली। यह काम इंसानों ने नहीं, बीस्ट मास्टर्स ने किया है। यह सुनकर दोनों हैरान रह गए। वो जानता था कि वे यहां सोल लिंक नाम की गुप्त कला सीखने आए हैं। पेन बोला, जब तुम ये कला सीख जाओगे तब अपनी बीस्ट्स को खतरनाक मिशनों पर भेजोगे और अपने सारे घाव अपने फैंटम बीस्ट से झेलवाओगे। लेकिन जब वो अपनी सीमा तक पहुंच जाएगी तुम उसे छोड़ दोगे और नई मजबूत बीस्ट ले लोगे। फिर उसने चुनौती भरे स्वर में कहा, तो बताओ, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि गंभीर रूप से घायल फ्लेम फॉक्स का सामना कर सको? उसने चेतावनी दी। वो फॉक्स इंसानों से बेहद नफरत करता है, उसके पास जाना भी मुश्किल है। फिर ताना मारा, अगर डरते हो तो घर जाओ और अपनी बीस्ट्स के साथ खेलो। तभी वांगवान ने कुछ नोटिस किया। स्क्रीन पर फ्लेम फॉक्स का डेटा चमक रहा था। आईडी 0003 टाइप, फायर। अगला इवोल्यूशन फायर टेल्ड फॉक्स लेवल, बालर फम्पोन स्ट्रेंथ 4560 एजिलिटी, 18 स्टर्टी इंटेलिजेंस, 2240 स्टेटस, सिवियरली इंजर्ड, बजर्क, पॉइजन्ड, म्यूटेटेड। वांगवान की आंखें सिकुड़ गईं। पॉइजन और म्यूटेशन दोनों? फिर उसने पेन से पूछा, बूढ़े, तुमने इसे आखिर खिलाया क्या है? पेन चौंक गया। तुम्हें कैसे पता कि मैंने इसे कुछ खिलाया है? वांगवान गुस्से में बोला, सच बताओ, नहीं तो ये मर जाएगा। पेन हकलाया, मैंने बस ड्रैगन फ्रूट खिलाया था। फायर टाइप बीस्ट्स के लिए यह नॉर्मल होता है। वांगवान उलझन में था। फिर रिएक्शन क्यों हुआ? क्या इसे किसी आइस टाइप से चोट लगी थी? पेन अवाक रह गया। तुम्हें यह कैसे पता? वो बोला, हां, उसे आइस डैमेज हुआ था, लेकिन मैंने इंतजार किया था कि वो ठीक हो जाए, फिर फूट दिया। वांगवान ने सिर हिलाया। तो आइस इफेक्ट खत्म हो चुका है, फिर भी रिएक्शन हो रहा है। मतलब असली प्रॉब्लम पॉइजन स्टेट में है। वो बड़बड़ाया। शायद उसके अंदर आइस और पॉइजन एट्रीब्यूट्स एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसीलिए जहर अब भी उसके शरीर में घूम रहा है। पेन ने गहरी सांस ली। ये तो बहुत रेयर केस है। वांगवान ने कहा, रेयर है पर लॉजिकली सही है। जब पॉइजन के साथ आइस जुड़ जाए तो बीस्ट बर्सर्क हो जाती है, और यही सब कुछ एक्सप्लेन करता है। फिर उसने सिस्टम से पूछा, क्या इसे बचाने का कोई तरीका है? स्क्रीन पर रेसिपी उभरी। लो सोपेंड डाइन द टेंटाई, ब्लैक मेपल फ्रूट, 600G बैम्बू मैरो, 120G सिल्वर फ्रॉस्ट ग्रास, 200G इंस्ट्रक्शन। तीनों को क्रश करो, स्टीम में पकाओ और गर्म गर्म फ्लेम फॉक्स को दो, साथ में हाई फ्रॉस्ट क्रिस्टल मिलाकर। इससे वो इवॉल्व होकर बनेगा फ्रॉस्ट फायर फॉक्स। वांगवान ने पेन की ओर देखा। अगर सच में इसे बचाना चाहते हो तो तुरंत ये सब लाओ। पेन को यकीन नहीं हुआ। तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? मुझे यकीन नहीं, भरोसा है, वांगवान ने कहा। जैसे ही सारी चीजें आईं, उसने तैयारी शुरू की। ब्लैक मेपल को स्लाइस किया, सिल्वर फ्रॉस्ट ग्रास को पीसा और सब मिलाकर उबालने लगा। देखने में यह इलाज कम, कुकिंग शो ज्यादा लग रहा था। केल्सा हंसी,
लगता है फूड थेरेपी चल रही है। जब डिश तैयार हुई, वो किसी जली हुई दलिया जैसी दिख रही थी। पेन ने शक से कहा, क्या यह सच में दवा है? केल्सा ने याद दिलाया, गलत मेडिसिन जान भी ले सकती है। फिर भी उन्होंने वो डिश फ्लेम फॉक्स के सामने रखी। शुरू में उसने खाने से इनकार कर दिया। वांगवान धीरे से बोला, मुझ पर भरोसा करो, बस एक बार। फ्लेम फॉक्स ने धीरे धीरे एक बाइट लिया और फिर 1 घंटे तक तड़पता रहा। पेन घबराने लगा, ये मर तो नहीं जाएगा ना? वांगवान ने रेसिपी बार बार चेक की। सब सही था, फिर भी कुछ गड़बड़ है। उसका माथा पसीने से भीग गया। तभी अचानक पीछे आग भड़क उठी। पेन घबरा गया और पूछा कि यह क्या हो रहा है। जब आग शांत हुई तो वहां एक नया क्रिएचर दिखा। यही वो था जिसका इंतजार वांगवान कर रहा था। उसने खुशी से कहा कि फ्लेम फॉक्स अब अपनी नई जिंदगी को अपनाए, क्योंकि वह इवॉल्व होकर फ्रॉस्ट फायर फॉक्स बन चुका है। पेन को यकीन ही नहीं हुआ कि सच में यह इवॉल्व कर गया। वांगवान ने उसे रिकवरी पर बधाई दी। उसने सोचा कि जब तक उसके पास सिस्टम की मदद है, वह किसी भी फैंटम बीस्ट को हायर 01.13 फॉर्म में इवॉल्व कर सकता है। उसने पेन को बताया कि उसने फ्लेम फॉक्स को बचा लिया और पूछा कि क्या उसने टेस्ट पास कर लिया। पेन हैरान था कि यह इतना बड़ा काम करने के बाद भी वो टेस्ट की बात सोच रहा है। यह तो उसकी सबसे छोटी अचीवमेंट थी, क्योंकि उसने बीमारी का कारण ढूंढा, इलाज बनाया और साथ ही बीस्ट को इवॉल्व भी कर दिया। यह काम तो बड़े से बड़े बीस्ट टेमर्स के लिए भी मुश्किल होता है। पेन ने माना कि उसने उसे गलत समझा था और कहा कि अब क्योंकि उसने टेस्ट पास कर लिया है तो वो उसे सीक्रेट आर्ट सिखाएगा। लेकिन उसने एक चेतावनी दी, 001 14 से सन 03। अगर कभी उसने फैंटम बीस्ट को जानबूझकर चोट पहुंचाई सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें ठीक कर सकता है, तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। वांगवान ने सिर हिलाकर बात समझ ली। अब पान के पास कहने को और कुछ नहीं बचा था। उसे सीक्रेट टेक्निक सिखाने ही वाला था। तभी वांगवान को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फ्रॉस्ट फायर फॉक्स ने उसकी शर्ट पकड़कर खींचा। उसने पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए। साथ ही एक प्यारा सा पल आया जब फ्रॉस्ट फायर फॉक्स ने वांगवान के चेहरे को चाटा। पेन और केसा की आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि वांगवान ने सच एक फ्रॉस्ट फायर फॉक्स को काबू कर लिया है। पहले तो यही चौंकाने वाला था कि वह खुद इंसानों के पास आया। जब वांगवान ने देखा कि सब ठीक है तो वह वहां से जाने लगा। लेकिन तभी फ्रॉस्ट फायर फॉक्स उदास हो गया। अचानक वांगवान को किसी ने सिर पर हल्का सा मारा। वो पान था। उसने उसे बेवकूफ कहा, क्योंकि वांगवान समझ ही नहीं पाया कि वह उसके साथ जाना चाहता था। वांगवान ने समझाया कि उसकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वह उसे पाल सके, और बिना उसके पुराने बीस्टमर की अनुमति के उसे अपने साथ ले जाना भी सही नहीं होगा। पान ने कहा कि उस घटिया आदमी को भूल जाओ। वह आदमी ना होता तो फ्रॉस्ट फायर फॉक्स इतनी बुरी तरह जख्मी भी ना होता। पान ने बताया कि उसने उस कमीने को पहले ही बीस्ट टेमर एसोसिएशन से निकाल दिया है, इसलिए अब वांगवान को किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। पान ने माना कि वांगवान के लिए फ्रॉस्ट फायर फॉक्स और स्ट्रॉबेरी कैट दोनों को पालना मुश्किल है, लेकिन उसने कहा कि स्ट्रॉबेरी कैट को पालना तो आसान है, क्योंकि उसे तो बस बचा हुआ खाना ही देना होता है। यह सुनते ही स्ट्रॉबेरी कैट गुस्से में म्याऊं करने लगा। वांगवान ने बताया कि उसके घर में पहले से एक आइस, इसलिए उसके लिए सब संभालना सच में मुश्किल है। पैन ने कहा कि किसी फैंटम बीस्ट की भावनाओं को नजरअंदाज करना बहुत गलत बात है। उसने वांगवान को एक काम ऑफर किया। वो उसे जख्मी फैंटम बीस्ट्स का इलाज कराने में मदद करे और बदले में उसे पैसे भी मिलेंगे। यह सुनकर वांगवान खुश हो गया। धीरे धीरे रात हो गई। विश को डायरेक्टर लाउ का फोन आया। जब उसे पता चला कि उसने उनके समझौते से हटकर काम किया है तो वह थोड़ी परेशान हो गई। उसने कहा कि चाहे वांगवान और केसा कितने भी टैलेंटेड हों, उन्हें सीधा मिलिट्री ऑपरेशंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मिलिट्री ने पहले कहा था कि वह सिर्फ दूर से ऑब्जर्व करेंगे। डायरेक्टर लाउ ने उसे शांत होने को कहा और समझाया कि मिलिट्री को मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। उसने बताया कि जिस दिन से फैंटम बीस्ट्स दुनिया में आए हैं, उसी दिन से इस दुनिया के नियम पूरी तरह बदल गए। हर देश अपने फायदे के लिए इन शक्तिशाली फैंटम बीस्ट को पकड़ने, ट्रेन करने और उन्हें पालने में लगा हुआ है। जब तक वह बाकी देशों से आगे हैं, तब तक वह सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अब हालात गंभीर हो गए हैं। अगर दूसरे देश आगे निकल गए
तो फिर उनके पास फैसले लेने का अधिकार चैम्यून नहीं रहेगा। डायरेक्टर ने उसे भरोसा दिलाया कि मिलिट्री पूरी कोशिश करेगी कि छात्रों की सुरक्षा बनी रहे, लेकिन साथ ही उन्हें अपना कर्तव्य भी निभाना होगा। आखिरकार बीसी को यह मानना ही पड़ा। अगले दिन लोग अपने फैंटम बीस्ट्स के साथ एक खुले मैदान में इकट्ठे हुए। वांगवान भी वहां पहुंचा और सोचने लगा